आपने नहीं देखा? तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। आज अपन करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको देखते हैं। आज हम करंट अफेयर्स के अंदर जो पढ़ेंगे वो 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक पढ़ेंगे और मेन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। मेन बातों के ऊपर चर्चा में आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सबसे बड़े जो इलेक्शन होने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर जो एनडी है उन्होंने अपना प्रत्याशी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इंडिया ने भी कर दिया। किसने कर दिया? इंडिया ने। इलेक्शन कैसे होते हैं? साथ में बिग चेंजेस जो इनकम टैक्स में हुए हैं 1961 अब 2025 हो गया है। निर्मला जी सीतारमन ने इसको लोकसभा के अंदर जो है वो प्रेजेंट करा। उसके बाद राष्ट्रपति साहिबा ने इसके ऊपर दी। आज के बाद इनकम टैक्स के नाम के बाद देखेंगे कि जो मिस्टर अरविंद श्रीनिवासन है ये कौन है जिन्होंने गूगल को बिड प्राइस दे दिया। क्या दे दिया? बिड प्राइस। गूगल खरीदने का ऑफर किसने दिया? अरविंद श्रीनिवासन, भारत के रहने वाले। इसके अलावा अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अग्निवीर वाले जो हमारे अफसर है जो यहाँ के जवान को 4 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री क्या देगी? लोन। तो इसको अपन डिटेल से देखेंगे। उसके बाद चलेंगे उत्तराखंड और उत्तराखंड के अंदर जो धामी सरकार है वो धामी सरकार अग्निवीर वालों के लिए 10% क्या दे रही है? आरक्षण। इसको डिटेल देखेंगे। 11,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाएं हैं वो एक गिफ्ट दिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने। किसके लिए दिया है? दिल्ली के लिए। इसको डिटेल देखेंगे। उसके बाद मोनिका जो आपका मनिका जो विश्वकर्मा है वो राजस्थान श्री गंगानगर की रहने वाली जो कि अभी इंडिया मिस यूनिवर्स बनी। अब ये मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेगी। इसको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया गया है। अग्नि 5 हमारी सुपर मिसाइल है और ये ब्लास्टिक मिसाइल की रेंज के बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे। 5000 इसको देखेंगे। फिर कश्मीर ने आखिरकार अपनी पहली फ्रेट ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कहां से कहां चली इसको देखेंगे। साइबर क्राइम अटैक ऑपरेशन गरुड़ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? ऑपरेशन गरुड़। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत सरकार का चल रहा है ऑपरेशन गरुड़। उसके बाद एक को ट्रेजेडी हैपेंड हो चुकी है किश्तवाड़ में और कहते हैं कि वहां पे बादल फटे। क्या फटे? बादल। इस माह के अंदर ये दूसरी घटना है। इस माह की कौन सी घटना है? उत्तराखंड के बाद जो अगली घटना घटित हुई जम्मू एंड कश्मीर के कहां पर हुई? किश्तवाड़ में। उसके बाद में जो बड़े आयोजन हो रहे हैं उसके दोनों मस्कट आ चुके हैं। मस्कट कौन है इसको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद 20 अगस्त के दिन जो वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया उसके बारे में डिटेल लेंगे। प्लेयर ऑफ द मंथ में हमारे कैप्टन टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल ये 4th है वो आपके इंडियन प्लेयर बने। वैसे तो बने 4th अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले शुभमन गिल। इनको डिटेल से देखेंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और नागालैंड के गवर्नर अब इस दुनिया में नहीं है जिनका नाम है आपके ला गणेशन। अब ये दुनिया में नहीं है। उसके बाद बीएसई ने अपना खुद का एक इंडेक्स बनाया। इसके बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिफेंस इंडेक्स। और म्यूचुअल फंड जिसे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं ये रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है यानी युवा जनरेशन की फंड। और म्यूचुअल फंड में टोटल 42,702 करोड़ रुपया नेट इनफ्लो आया है। और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ चलेंगे जिसमें आरबीआई ने कुछ जुर्माना लगाया है लगभग 75 लाख का। उससे पहले आईसीआईसीआई ने अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस 10,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 50,000। क्या कर दिया? 50,000। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम आईसीआईसीआई बैंक कहते हैं। चलिए इसकी तरफ चलें। उससे पहले पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि जब ट्रेड वॉर चल रहा है उसी ट्रेड वॉर के अंदर एक इंडियन ने जो है वो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी से आप गूगल कहते हैं जो सर्च इंजन है उस गूगल को खरीदने का बिड प्राइस दे दिया। आप है अरविंद श्रीनिवासन। आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। आपने गूगल को ऑफर दे दिया बिड प्राइस खरीदने का $34.5 बिलियन। मेरा क्वेश्चन है 34.5 बिलियन बिड प्राइस एक्वायर करने का गूगल क्रोम का। आपके लिए बताऊं आप इंडियन सिटीजन है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आपका जन्म 7 जून 1994। आपकी अभी एज 31 साल है और 31 साल की एज के अंदर आप टाइकून हो चुके हैं जाने माने आईटी सेक्टर। एक बहुत बड़ी ओपन एआई कंपनी है जिसे हम बोलते हैं ओपन अर्थमेटिक। आपका वी कैन से ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम क्या है? प्रीफिक्स टी। क्या नाम है? प्रीफिक्स टी। इसके फाउंडर है, को फाउंडर है और इन्होंने सुंदर पिचई की कंपनी को ऑफर। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गूगल के अंदर अभी सुंदर पिचई भारतीय है वो कौन है? सीईओ है।
और गूगल कब बनी है? अक्टूबर 2005 के अंदर। और इसको गूगल कहते हैं, एक्चुअल में गूगल के जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम है आपका जैकलिन फुलर। कौन है? जैकलिन फुलर। और गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जेमिनी। कौन है? जेमिनी। जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसकी? गूगल की। और इस गूगल को खरीदने का ऑफर दे दिया सीईओ इस कंपनी के फाउंडर है ट्रिफ्लिक्स के। आपका जन्म कब हुआ? तमिलनाडु। और आपने टोटल कितने का? $34.5 बिलियन का ऑफर दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो 9 सितंबर को होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? 9 सितंबर। पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आप ईसीआई कहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान के अंदर इसी 9 सितंबर के दिन आपकी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। किसके होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। आपके लिए बताना चाहता हूं, जो हमारे राजस्थान झुंझुनू के किठाना गांव के रहने वाले थे जगदीप जी धनखड़, उन्होंने आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफा दे दिया था। और उसकी जो वजह बताई थी वो बताई थी स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद तब से पोस्ट वैकेंट है और दोनों जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी वो अपने कैंडिडेट देख रही थी। और आखिरकार रूलिंग पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर दिया था, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है अभी रिसेंटली, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताना चाहता हूँ। 17 साल की उम्र में आपने अपना डेब्यू स्टार्ट करा था आरएसएस के साथ, तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, जो अपनी स्थापना के कितने साल मना रहा है? 100 साल। और आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से। उसके बाद आप राजनीति में आए और 1992 के अंदर जो बाबरी मस्जिद और श्री राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा निकाली थी। और उस रथ यात्रा में 93 डे तक पूरे तमिलनाडु के अंदर उस रथ यात्रा को सक्सेसफुल करने वाले कौन? राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन एक जाने माने आरएसएस के लीडर, और कहते हैं कि कई जगह अपने गवर्नर की जॉब कर चुके हैं। ये गवर्नर की जॉब जो कर चुके हैं, झारखंड के रह चुके हैं, तेलंगाना के रह चुके हैं, पुडुचेरी के रह चुके हैं, वर्तमान में कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं कोयम्बटूर। कहाँ के? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट, हम कहते हैं द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को जाना जाता है। और वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं आप। जो मेरे क्वेश्चन लग सकते हैं वो लग सकते हैं कि अभी वर्तमान में तो आप गवर्नर कहाँ के? महाराष्ट्र के, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ आता है? तमिलनाडु। और आपको एनडीए के रेफर फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो चुना है। और आखिरकार आपने फॉर्म भर दिया और इनके जो इलेक्शन है वो 9 सितंबर को। कब है? 9 सितंबर। अब हमें साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई देखनी। साउथ के ही तमिलनाडु के आप है और साउथ से आंध्रा से बिलोंग करते हैं आपके सुदर्शन रेड्डी। कौन करते हैं? सुदर्शन रेड्डी। इस साइड में जो आपको नजर आ रही है सुदर्शन रेड्डी, ये इंडिया जो अलायंस है उसके कैंडिडेट। आपका जन्म जो हुआ आंध्र प्रदेश तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश था, अभी इसका सेपरेट क्या बन गया? तेलंगाना। आपको पता होना चाहिए 2 जून 2014 के दिन, 2 जून 2014 के दिन तेलंगाना एक 29वां राज्य बना, 29वां। लेकिन इससे पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। और निजामाबाद जो अब किसका हिस्सा है? तेलंगाना का, जहाँ पे अमित शाह ने अपना हल्दी बोर्ड स्टार्ट करा था। कौन सा बोर्ड स्टार्ट करा था? हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद में 2025। वहीं का एक गांव है जिसका बोधन, क्या नाम है? बोधन। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और फिर कहते हैं कि आप जो है वहीं के हाई कोर्ट के क्या रहे? जज रहे। और आप तो जुडिशरी देखते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, आप देखते हैं जंग किसकी होती है, कौन जीतते हैं। यहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसके लिए जो आर्टिकल होता है उसको कहते हैं 66। क्या कहते हैं? आर्टिकल 66। यानी अभी अपन ने आर्टिकल 66 देखा, बाद आर्टिकल क्या देखा? 66। 2 बड़े आर्टिकल हमने कंप्लीट कर। 67A के तहत तो इस्तीफा दिया जाता है और 66 के तहत क्या होता है? आपका इलेक्शन का जो इलेक्शन होता है किसका? वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का होता है 54। प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? 54, जो दोनों लगता है। तीसरा आर्टिकल मैंने यहाँ पे बता दिया है 54। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो नॉमिनेटेड होता है इलेक्टेड हो। और यहाँ बोथ हाउस का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा। उसके अलावा जो कॉलेज होता है वो इलेक्ट्रोल कॉलेज के द्वारा होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और वोट जो होते हैं सीक्रेट बैलेट के द्वारा दिए जाते हैं। सीक्रेट बैलेट के द्वारा ये वोट दिए जाएंगे
वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो एज होती है वो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 35। 35 साल एज होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी है, प्लस राज्यसभा का मेंबर होने के लायक होना चाहिए क्वालिफाइड के लिए। यहाँ पे अभी जो स्थिति है उसको बताता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट है अभी भारत का, क्योंकि 21 जुलाई 2025 के दिन राजस्थान की ठाणा और झुंझुनू के रहने वाले जगदीप धनखड़ जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहां से करते थे, किशनगढ़, उन्होंने 67A के तहत इस्तीफा दे दिया था और कहते हैं जो 9 सितंबर है वो डेट रखी गई है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और इस बार 2 कैंडिडेट खुद मुकाबला देखने को मिलेगा। सीपी राधाकृष्णन जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार है, और जस्टिस बी दर्शन रेड्डी जो इंडिया अलायंस के क्या है, एक उम्मीदवार है। 2 बड़े उम्मीदवार। आपके लिए बता दूं जो ये इंडिया अलायंस है इसका पहले नाम यूपीए हुआ करता था। क्या हुआ करता था, यूपीए, यानी यूनाइटेड पब्लिक अलायंस, और उसके बाद अभी नया नाम इसका इंडियन हो गया, इंडिया। ये ध्यान रखना। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ एज का खेल है जो परमानेंट आपसे पूछा जाता है कि कौन सी एज कहाँ काम में आती है। जैसे 35 साल जो एज होती है वो एज किसके लिए होती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे अपन को 54 याद रखना है और यहाँ पे 60 याद रखना है। फिर जो 30 ईयर एज होती है वो होती है मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो कभी अभिलेष नहीं होता, कार्यकाल क्या होता है 6 साल, जिसमें 1/3 व्यक्ति हर 2 साल में रिटायर्ड होते रहते। ओके, 25 और 30 2 पे ध्यान देना प्राइम मिनिस्टर के। यदि प्राइम मिनिस्टर पब्लिक से चुन के आया यानी मेंबर ऑफ लोकसभा से, तो उसकी एज कितनी, 25, और वही यदि राज्यसभा से चुना गया तो उसके लिए एज कितनी होती है, 30। आपके लिए बता दूं, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी, वो मेंबर ऑफ लोकसभा से चुन के आए, इसलिए उसके लिए एज कितनी होती है, 25। लेकिन इनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह सर थे, वो हमेशा राज्यसभा से चुन के आए, एज कितनी होती थी, 30। ये दोनों एक कंट्रोवर्सी वाले होते हैं। फिर 25 साल की एज जो होती है वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएलए। 18 साल की जो एज होती है ये किसकी, वोटिंग की, और वोटिंग की एज आते ही आपको अमेंडमेंट याद होना चाहिए। पहले 1 बिल्कुल एक भैया ने आंसर दे दिया, 61वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें 21 साल से एज घटा के कितनी की गई, 18। और कौन सी ईयर में की गई, 1988, राइट, 1988 राजीव गांधी, बिल्कुल सही है, 1988 राजीव गांधी। आपकी बात से सहमत हूं। 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटा के कितनी कर दी गई, 18। जो परमानेंट क्वेश्चन 61 आता है बेटा, 1988 आता है, और 7 के अंदर आपका 21 से कितना हो जाता है, 18। उसके बाद चलते हैं 14 साल जो एज वो मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे बिलो यदि होता है तो उसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर, जो कि एक पाप है, गुनाह है, जो कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद 18 साल की एज जो होती है वो पॉस्को एक्ट 2012 के तहत आते हैं सेक्सुअल अब्यूजेंस के लिए। किसके लिए, सेक्सुअल अब्यूजेंस। और 6 से 14 साल की जो एज होती है वो एज ग्रुप होता है आपका कवर द RTE, राइट टू एजुकेशन। ये आते मैं फिर रुकूंगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और 11वां आपका क्या बन गया, ये 11वां मौलिक कर्तव्य। वेरी गुड, एक्सलेंट। कौन सा बन गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखना 11वां, पहले 10 थे फंडामेंटल ड्यूटी, फिर 11वां ऐड हुआ, और 11वां 2002 में हुआ 86वां अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन कराई जाएगी और माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने भेजे, जिसके लिए RT चलता है 2009, जो इफेक्टेड हुआ 2010 के अंदर। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आती है और फंडामेंटल राइट्स आते हैं तो ड्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस किया जाता है एज कंपेरिजन टू राइट्स, और वी नो वेरी वेल हमारे पास में 6 फंडामेंटल क्या है, राइट्स, और 11 क्या है हमारे पास में, ड्यूटीज। और हमें पता है कि राइट्स जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए थे, और ड्यूटी जो हमने कहाँ से ली थी, रशिया से ली थी, और DPSP हमने आयरलैंड से। किससे ली थी, आयरलैंड। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। और जो हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट होता है वो था 368 के तहत, और ये हमने अफ्रीका से लिया। कहाँ से लिया, अफ्रीका। हमारा जो संविधान है वो संशोधन होता रहता है, लचीला है, और लचीला होता है तो इसमें संशोधन किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सोशल नीड, और वो करती है पार्लियामेंट। कौन करती है, पार्लियामेंट।
लेकिन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? भारत का है। ये एक एज ग्रुप आरटी के तहत, तो आपको क्या लिखा है ना, इससे 14 और 21 और 18, 21 साल तो हमारे मेंस के लिए, 18 साल वुमेन्स के लिए। शादी की एज क्या होती है? शादी की एज जो अधिकतर आपसे पूछे जाती है। हालांकि 21-18 अब बढ़कर 21-21 होने वाली है। इसके लिए कमेटी बनी, इसका नाम है जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी ने केंद्र सरकार को बताया कि यहाँ पे भी इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी पुरुष की एज भी कितनी होनी चाहिए? 21, तो महिला की एज भी कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। इससे पहले 1929 में भारत में आया था शारदा बाल विवाह अधिनियम, हरविलास शारदा, जो अजमेर से बिलोंग करते थे। उसमें 16 साल उम्र रखी गई थी किसकी? पुरुष की, और 14 साल किसकी रखी गई थी? महिला की। तो हर बार क्वेश्चन आता है हरविलास शारदा एक्ट कब आया था? 1929। और हरविलास शारदा कहाँ से बिलोंग करते थे? अजमेर, राजस्थान से। इसमें पुरुष की एज कितनी रखी थी? 16, महिला की एज कितनी रखी थी? 14, और उसके बाद में वर्तमान में ये 21 और 18, ये 21-18। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। मैं आपको लेके चलता हूं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की तरफ, यानी डेट होती है 19 अगस्त। 19 अगस्त, ये 19 अगस्त जो 2025, उस समय वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, यानी जो फोटोग्राफी के शौकीन है उन्होंने जाके जगह जगह फोटो खिंचवाई। और ऐसे ही उसी दिन एक अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड यूके के एक फोटोग्राफर को दिया गया जिनका नाम जेड नेल्सन है। नाम है जेड नेल्सन। याद करने का तरीका सर का क्या होगा? ये जेड बनाया सर, और जहां 3 एक साथ मिल जाती 111 बोलते, क्या बोलते हैं इसको? नेल्सन फिगर। आपके लिए बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया यूके वाले होते हैं ये नेल्सन फिगर को अच्छा नहीं बताते हैं और उसको कहते हैं ये गलत है, क्योंकि क्रिकेट में जब ये होता है उसके बाद विकेट गिर जाता है। क्या गिर जाता है? विकेट। यदि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलती थी और 111 के ऊपर सपोज की जगह 2 है तो 111 पे 3 हो जाते थे, और ये 100 में से प्रोबेबिलिटी होती थी 90% विकेट गिरता। तो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अच्छे एम्पायर थे डेविड शेफर्ड, वो 111 आते ही एक टांग को ऊपर करके इस तरह से डांस करते थे, लमडक बनते थे। कि उनके अलग अलग टोटके, जिसको अंधविश्वास कहते हैं, वो हुआ करते थे। लेकिन हमको याद करने के लिए जेड बनाना है, जीटी वाला, और पीछे नेल्सन का फिगर 111 बनाना है। और हमने कहा था नेल्सन फिगर या तो यूके वाले देखते थे या कौन देखते थे? ऑस्ट्रेलिया वाले। तो सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूके से, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन होती है, जहाँ पे केयर स्टीमर कौन है? एज ए पीएम के रूप में, प्राइम मिनिस्टर। ओके, जहाँ पौंड और क्या चलता है? स्टर्लिंग, पौंड और स्टर्लिंग। इनकी जो ये एक फोटो बनाई यहाँ जो नजर आ रही है आपको, इसको पूछते हैं इसी सीरीज कौन सी है? द एंथ्रोपोसेंस इवोल्यूशन सीरीज। इस सीरीज को बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया। स्पॉन्सर किसने? सोनी ने। किसने करा था? सोनी। क्वेश्चन आएगा, सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2025 किस व्यक्ति को? जेड नेल्सन। जेड नेल्सन कहां से बिलोंग करते हैं? आपके यूके से। ओके, नाउ वी कम टू द वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अभी हाल ही के अंदर वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया, और मच्छर दिवस इसको बोलते हैं। वो तारीख आती है 20 अगस्त। उस दिन हमारे युवा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का भी जन्मदिन आता है, जिसको हम लोग सद्भावना दिवस के रूप से जानते हैं। भारत में आईटी लाने का जाता है तो श्रीमान राजीव जी गांधी को, और 20 अगस्त के दिन हम मच्छर दिवस को मनाते हैं। आपके लिए बता दूं, मच्छर के अंदर 2 बड़े डे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, और उसके अलावा आपका डेंगू डे। डेंगू डे 16 मई को होता है, और 25 अप्रैल के दिन कौन सा डे होता है? मलेरिया डे। और हम जानते हैं मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलिस के काटने से होता है, और एडिस के काटने से कौन? डेंगू। डेंगू को सर का बुखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर का। यानी ये आपके हेड में चला जाता है और फिर फीवर हो जाता है, और इसके लिए आपको इम्पैक्ट करता है प्लेटलेट्स के ऊपर करता है प्लेटलेट्स के ऊपर। और मादा एनोफिलिस के लिए आपको कुनेन की गोलियां दी जाती है, और इसके लिए गेंबूसिया मछली का यूज किया जाता है। यानी सरकार जब मलेरिया फैलती तो जो पौंड है, बड़े बड़े रिवर है या लेक है, उसके अंदर गेंबूसिया मछली को, गेंबूसिया मछली की ये क्वालिटी होती है कि लार्वा को खा जाता है। तो क्वेश्चन आता है मादा एनोफिलिस काटने से मलेरिया, और इसको याद करने की बुखराज सर की ट्रिक होगी, स्क्वायर करना 4 और 5 का, और रिवर्स लेना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, लेकिन चौथा महीना लेना है। चौथा महीना कौन सा होगा? अप्रैल। तो 25 अप्रैल के दिन तो मलेरिया हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16, लेकिन महीना कौन सा लेना है? 5वां महीना कौन सा लेना है? 5वां। तो डेंगू हो जाएगा। सर कैसे समझ में नहीं आया? 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो डे आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कहलाता है 25 और 4 का स्क्वायर क्या कहलाता है? 16। बट महीने आपको इंटरचेंज करने हैं,
5 में 4 लिखना है और 4 में क्या लिखना है 5, ये सर की ट्रिक है। तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा डेंगू एज वेल एज वी कैन से मलेरिया। और 20 अंटी से याद हो जाएगा, तो अंटी को क्या हो गया था, मच्छर काट गया था, तो 20 अंटी से 20 अगस्त हो जाएगा, 30 अगस्त। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, चलते सीनियर सिटीजन डे जो अभी मनाया गया था 21 तारीख को। कब मनाया गया, 21 अगस्त के दिन सिटीजन डे मनाया गया था। वी नो वेरी वेल, भारत में 60 साल वालों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है और 80 साल से ऊपर वालों को सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से जाना जाता है। इस बार जो सीनियर सिटीजन जो हम कह सकते हैं भारत की, हम कह सकते हैं हेरिटेज है, हमारे सबसे बड़े आइडियल लोग होते हैं सीनियर सिटीजन। तो उनका डे होता है कब, 21 अगस्त। याद करने का तरीका होगा, शादी की एज क्या बताई थी 21, और उसमें याद कर दो कि भैया सब आज़ाद हो गए जितने भी, 21 अगस्त अपने आप आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज 22 अगस्त, आज क्या है, और कल स्पेस डे। कौन सा डे, स्पेस डे। 23 अगस्त को हमारे पीएम साहब ने स्पेस डे डिक्लेयर कर रखा है, शिव शक्ति पॉइंट। पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट, वो 23 अगस्त के दिन होता है। कब होता है, 23 अगस्त के दिन। और उसके बाद हम जानते हैं कि बाकी के डे आएंगे, लेकिन अभी सीनियर सिटीजन का क्वेश्चन लगेगा तो आपको 21 अगस्त राइट करके आना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अभी पिछले स्लाइड में हमने तीनों देखे थे। इस साइड में सारा तेंदुलकर नजर आ रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इस साइड में आपको हम कह सकते हैं ज्वेलियन बॉय नजर आ रहे हैं जिनको नीरज चोपड़ा कहते हैं। और नीरज चोपड़ा दिमाग में आती है, यही की तारीख आती है 7 अगस्त, 7 अगस्त, ठीक है ना, 7 अगस्त 2021। उस दिन गोल्ड दिलाया, ज्वेलियन डे किया गया। और अभी ओडी के भारत के ब्रांड एम्बेसडर तो है जो है, साथ में स्विट्जरलैंड के भी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। 2 बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप सर को लिख के लेके आएंगे, एक ओडी इंडिया को और एक स्विट्जरलैंड के। और यहाँ जो नीचे सबसे है वो कैटरीना कैफ नजर आ रही है, और कैटरीना मालदीव की है, द सनी साइड ऑफ लाइफ, द सनी साइड ऑफ लाइफ, उसकी ब्रांड एम्बेसडर। तीनों ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक किसी पेपर में नहीं आया, लेकिन लग सकता है कि हाल ही के अंदर सारा तेंदुलकर को ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके अलावा कैटरीना कैफ को कहाँ का बनाया गया, मालदीव का। और ज्वेलियन थ्रो जो हमारे हैं बॉय, जिनको है नीरज जी चोपड़ा, इनको स्विट्जरलैंड। और साथ के अंदर इंडिया की ओडी का, किसका, ओडी ऑफ इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर रखा है आपके नीरज जी चोपड़ा। और नीरज जी आते हैं आपको 7 अगस्त, क्या करना है, 7 अगस्त। और यहाँ पे जब कैटरीना कैफ आती है ध्यान रखना क्वेश्चन, सवाई माधोपुर जहाँ अभी बाढ़ के हालात हो चुके हैं सवाई माधोपुर में, भयंकर बारिश हो रही है अभी भी। तो सवाई माधोपुर के पास में एक जगह चौथ का बरवाड़ा, वहाँ चौथ माता का मंदिर है। और वहाँ चौथ माता के मंदिर के अंदर आपने 7 फेरों में बंदी थी, किसके साथ में, विक्की कौशल। हमारा राजस्थान कोई कम नहीं है, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैरिज, तो डेस्टिनेशन जो वेडिंग हुई उसके अंदर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा चौथ माता के मंदिर के यहाँ पे जो है फेरे लिए। डाउट क्लियर है क्या, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लगने लायक क्वेश्चन है। और मैं आपको लेके चलता हूँ मिस इंडिया यूनिवर्स की तरफ, जो कि अब यूनिवर्स के अंदर प्रतियोगिता में भाग लेगी। और चलते हैं राजस्थान, कहाँ चलते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, अभी जो लास्ट 72 का मिस वर्ल्ड हुआ उसमें इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने वाली नंदिनी गुप्ता, वो भी राजस्थान कोटा से थी। कहाँ से थी, राजस्थान कोटा से। और अभी जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वो श्री गंगानगर से करती है। श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। क्या कहलाता है, अन्न का कटोरा। और सर्वाधिक आंधियां भी कहाँ चलती है, श्री गंगानगर। और वहां की रहने वाली, आपका नाम है मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा, ये नाम नोट कर। यहाँ क्वेश्चन आएगा आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान। और राजस्थान जीके वालों के लिए तो इसकी जगह पूछ सकते हैं, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और 72वां जो मिस वर्ल्ड हुआ उसमें हमें पता है थाईलैंड की जीत के गई थी, बिल्कुल, जिसको हम टॉस ट्रिक लगा था। ट्रिक क्या थी, TOS, टॉस, टी रेफर फॉर थाईलैंड, पहला अक्षर O, लास्ट अक्षर S। उससे जल्दी अपन ने याद करा था। तो थाईलैंड की जो वर्ल्ड 72 एडिशन 2025 जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ था, कहाँ हुआ था, हैदराबाद। और वहां पे भारत की तरफ से गई थी वो कोटा की थी, गुप्ता। और अभी जो नजर आ रही है उसका नाम क्या है, विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। मनिका से एक बत्रा भी लिख लेना, मनिका बत्रा TT प्लेयर है, टेबल टेनिस, भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम मनिका बत्रा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, चलते हैं एक और भारत की सफलता की तरफ। भारत ने कल एक और इतिहास रच दिया, अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अग्नि
हमारी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, आपके लिए बता दूं जल थल नभ तीनों के अंदर जाने वाली मिसाइल है। और जैसे अग्नि 5 है तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 5000, और अब अग्नि 6 होगी तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी 6000। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फादर कौन कहलाते थे, या मिसाइल मैन किसे कहते थे, या मिसाइल वुमेन्स किसे कहते थे। तो इन सबों को आपको याद तो है, लेकिन पता होना चाहिए हमने मिशन ऑफ अग्नि, इसके फादर कोई अलग, वो एपीजे कलाम साहब नहीं थे। इसको अपन देखेंगे, क्या देखेंगे। अभी इंडिया ने सक्सेसफुली करा अग्नि 5। मेरा क्वेश्चन है कहां से करा, चांदीपुर उड़ीसा। परमानेंट क्वेश्चन आता है सतीश धवन, कौन सी जगह आती है सतीश धवन, और वो कहां पर स्थित, चांदीपुर उड़ीसा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन सर इसकी क्षमता पूछेगा, क्षमता कितना आएगा 5000 किलोमीटर, क्या आएगी 5000। अग्नि 5 की 5 है, और अब भारत वो हो चुका है जो कि एशिया के अंदर, ध्यान से सुनना, और यूरोप के अंदर अपनी छाप छोड़ चुका है। इसके अंदर टर्की के पास में ऐसी मिसाइल है, और किसके पास में, चाइना। और टर्की चाइना के बाद भारत ऐसा हो चुका है जो एशिया यूरोप में कौन सा, तीसरा। कौन सा हो चुका है, तीसरा। यहाँ पे आपको अग्नि को जानना जरूरी है, अग्नि के बारे में थोड़ी डिटेल है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं डिफेंस के आते हैं ज्यादा, और ऐसे साइंस के आते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी। देखिएगा, इसके लिए कहते हैं दागो और भूल जाओ, रेडी टू अंडरटेक हार्डवेयर एंड रियलाइजेशन। और ये डीआरडीओ जिसे हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1958 में बना, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, जहाँ मिस्टर कामत है। कौन है, केवी कामत। ये कौन है, इसके हेड। कहते हैं कि कामत साहब जो है अभी इसके हेड है। डीआरडीओ ने अग्नि 6 का तैयारी कर ली, तैयारी कर ली अग्नि 6, 5 तो लॉन्च हो चुकी है, 6 की तैयारी है। 6000 किलोमीटर 6000। देखो अग्नि 1 जो हमने बनाई थी 2002 में, कब बनाई थी 2002, और उसकी रेंज कितनी थी, ओनली 700 किलोमीटर। अग्नि 2 हमने 1998 में बना ली थी, और उसकी रेंज कितनी 2500। अग्नि 3 2006 में बनाई, उसकी रेंज कितनी थी 3500। 4 जो बनाई वो 2010 में अपन ने परीक्षण कर लिया, कितनी थी 4000। और 5वां 2012 में बना लिया था 5000, लेकिन इसकी टेस्टिंग एक बार और की गई, कब, अभी। और अब किसकी तैयारी है, अग्नि 6, और अग्नि 6 की रेंज कितनी आ जाएगी 6000। कितनी आ जाएगी 6000। ये अग्नि है जिसका आपने देखा हो तो हमारी 26 जनवरी के दिन, इसी 26 जनवरी 2025 के दिन इसको परेड में दिखाया गया था, और उसमें इंडोनेशिया के पीएम हमारे कौन थे, एज ए चीफ गेस्ट। इंडोनेशिया के पीएम आए थे 26 जनवरी 2025 के दिन एज ए चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट। बिल्कुल सही है। हाँ, पहले अग्नि 2 बन गई थी, फिर अग्नि 1 आई थी, ये आपको जानना जरूरी है बेटा। और अग्नि की उड़ान आती है विंग्स ऑफ फायर, और विंग्स ऑफ फायर किनकी ऑटोबायोग्राफी है, एपीजे कलाम साहब। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपको वी कैन से मिसाइल वुमेन्स को। क्वेश्चन आता है मिसाइल वुमेन्स के नाम से किसको जानते हैं, टेसी थॉमस। फर्स्ट मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, यहाँ जो नजर आ रही हो टेसी थॉमस। इस सर को तो सभी जानते हैं, है ना, जो कि एक चाहते प्रेसिडेंट थे 11वें नंबर के एपीजे अब्दुल कलाम सर। सर का बर्थडे 15 अक्टूबर के दिन आता है, जिनको हम बोलते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे। परमानेंट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर के दिन क्या आता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। उस दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब का बर्थडे होता है, और प्रेसिडेंट साहब हम जानते हैं एपीजे कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, और जिन्होंने अपना अंतिम समय बच्चों के साथ में गुजारा था मेघालय शिलोंग। कहाँ गुजारा था, मेघालय शिलोंग। शिलोंग के अंदर गए थे एक सेमिनार के अंदर, और कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित कर रहे थे तो वहीं पे ही ये कहते हैं इनका इंतकाल हो गया था। क्या हो गया था, इनका इंतकाल। फिर क्वेश्चन ये आता है, यहाँ आ रहे हैं व्यक्ति को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ द अग्नि, ये कहलाते हैं डॉक्टर राम नारायण। क्या कहलाते हैं, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। इनको कहते हैं द फादर ऑफ द अग्नि मिशन, द फादर ऑफ द अग्नि मिशन। लेकिन कहते हैं मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं, कलाम साहब। कलाम साहब के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। जो पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति 1998। और हमारे पीएम साहब थे वी कैन से अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय आपने पोखरण के अंदर टेस्ट करा था। उसके अलावा कहते हैं कि आपने अग्नि, और इनका ये हमेशा बोलते थे सपने वे नहीं जो सोने पे आते हैं, सपने वे जो सोने नहीं देते। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से इनको नवाजा जा चुका है, और ये एपीजे कलाम साहब। उसके बाद चलते हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी 1909 में बना, आपको जैसा पता है। दुबई के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर।
और दुबई जो सिटी है वो यूएई में आता है। कहाँ आता है? यूएई। और ये यूएई वही है जहां पे अभी एशिया कप खेला जाएगा सितंबर में। सितंबर में क्या खेला जाएगा? एशिया कप। एशिया कप किस बार कहाँ होगा? एशिया के अंदर। तो एशिया के अंदर जो यूएई के अंदर होगा। और ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रहे शुभमन गिल। और कौन से महीने के रहे बेटा? जुलाई के। और उसी समय इंग्लैंड की खिलाड़ी जिसका नाम क्या है? सोफिया डुंकली, ये वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रही। कब की? जुलाई की। कब की रही बेटा? जुलाई। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा कारनामा करने वाले शुभमन गिल 4 बार कर चुके हैं ऐसा कारनामा। कब कर चुके हैं? 4। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और अभी शुभमन गिल को एशिया कप के लिए वाइस कैप्टन भी बनाया गया। क्या बनाया गया? वाइस कैप्टन, यानी वो वापस आए हैं। और कैप्टन जो दी गई वो सूर्य कुमार यादव को। लेकिन इससे पहले अपन टेनिस की तरफ चलते हैं। टेनिस के अंदर मैं आपको यूएस लेके चलता हूँ, यूएसए। और यूएसए के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ओहियो। और ओहियो में जगह आती है सिंसिनाटी। क्या आती है? सिंसिनाटी। सिंसिनाटी के अंदर जो जीतने वाले कौन है? कार्लोस अल्कारेज। और कहते हैं कि मैच से पहले ही बाहर हो गए। कौन? जैनिक सिन्नर। कहते हैं कि आपने रिटायर्ड कर लिया मैच को, कहा मैं नहीं खेलूंगा। और विजेता किसको घोषित कर दिया गया? कार्लोस अल्कारेज, जो कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। और इटली के कौन है? जैनिक सिन्नर। ये तो हुए मेंस सिंगल्स के अंदर। वुमेन्स अल्कारेज देखिएगा जीतते हुए। यदि वुमेन्स सिंगल्स की बातचीत होती है तो ईगा स्वेटेक। कौन जीती बेटा? ईगा स्वेटेक। हराया किसको बेटा? जैस्मिन को। लगेगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और ये जगह कहाँ की है बेटा? यूएसए। और यूएसए में कौन सी है? सिंसिनाटी। और सिंसिनाटी कहाँ आता है बेटा? ओहियो में। कहाँ आता है? ओहियो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर एक डिटेल एक बार रिकेप कर लेते हैं। रिकेप का मतलब जो हमारे चौथा ग्रैंड स्लैम चल रहा है यूएस ओपन। कौन सा चल रहा है? यूएस ओपन। इससे पहले 3 हो चुके हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। क्या अपन इनकी सिंगल देख सकते हैं, यानी मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल? तो इसको देखिएगा, पहले अपन मैन सिंगल्स, और इसमें ऐसे करना है, याद करने का तरीका, सबसे पहले जैनिक सिन्नर जीते, उसके बाद कार्लोस अल्कारेज जीते, और वापस कौन जीते? कार्लोस अल्कारेज। डाउट क्लियर? मे भी इस बार जैनिक सिन्नर जीत जाए, तो याद करने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट लास्ट में कौन आएंगे? जैनिक सिन्नर। और सेकंड थर्ड में कौन आएंगे? कार्लोस अल्कारेज। ओके। अब जैनिक सिन्नर तो इटली से बिलोंग करते हैं, कार्लोस अल्कारेज कहां से करते हैं? स्पेन। बट आजकल जो क्वेश्चन आता है नेगेटिव, यानी उल्टा पूछते हैं। हराया किसको? वो जीतने वाला नहीं पूछते हैं, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिन्नर इटली वाले ने जीता। किसको डिफीट करा? अलेक्जेंडर रेवरिव को। फिर क्वेश्चन आता है फ्रेंच ओपन ने आपके नेचुरल रेविल को करा, वो कौन है? जैनिक सिन्नर। और यहाँ पे आपने किसको करा? जोवाक जोकोविच को। जोवाक जोकोविच को। ये आप भी तक था। और अभी जो चल रहा है उसका नाम क्या है? यूएस ओपन। ये चल रहा है, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऐसे महिला के अंदर चले तो सबसे पहले मेडिसिन की, जो कहां से बिलोंग करती है? यूएसए, वो जीती। इसने आरना सबालिका को जो है फाइनल में हराया। फ्रेंच ओपन में कोको गाफ जीती, तो कहां से बिलोंग करती थी? यूएसए। और इसने भी किसको हराया बेटा? आरना सबालेंका को। और विंबलडन जो जीता वो ईगा स्वेटेक ने जीता, जो कहां से बिलोंग करती है? पोलैंड से। और कहते हैं कि इन्होंने फिर किसको हराया? आरना सबालेंका को। रनर अप एक ही, आप नोट करिए, रनर अप क्या है? एक ही है, लेकिन विनर अप हर बार चेंज हो रही है। एक जगह मेडिसिन है, एक जगह कौन है? मेडिसिन। तो मेडिसिन यानी दवाई, दवाई यूएसए की है। और कोको कोला पी लो। क्या पी लो? कोको कोला। उससे क्या आ जाएगा? कोको गाफ। और ये ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक। स्वेटेक नहीं है तो स्वेटर याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्वेटर। यानी दवाइयां चाहिए, दवाइयां यानी मेडिसिन, और कोको कोला से कोको, और स्वेटर से क्या बन जाएगा? स्वेटेक। डाउट क्लियर? 2 यूएसए की है, एक कहां से बिलोंग करती है? पोलैंड से। और इधर जो जीतने वाले हैं वो वारी वारी से जीत रहे हैं। पहले नंबर पे कौन जीता है? जैनिक सिन्नर, जो इटली से। सेकंड थर्ड किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज, जो कहां से? स्पेन। और यदि यूएस ओपन में वापस जैनिक सिन्नर जीत जाते हैं तो नेचुरल है फिर अपन को याद करना, फर्स्ट लास्ट किसने जीता? जैनिक सिन्नर। और सेकंड और थर्ड किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। नाउ वी कम टू द पॉइंट। चलते हैं यूएस ओपन। आपने कल का देखा होगा, शाम को ये मैच चल रहा था। पता है इस बार यूएस ओपन में एक बहुत बड़ा चेंजेस। क्या चेंजेस हुआ है? पॉपुलैरिटी करने के लिए जो फेमस सेलिब्रिटीज है उनको मिक्सअप में कर रहे हैं, और मिक्सअप को लिया नहीं, तो इसका ऑब्जेक्शन हुआ था। क्या हुआ था? ऑब्जेक्शन। पहली बार हुआ, पहली बार। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप ईगा स्वेटेक जो अच्छे खेल रहे, टॉप रेटिंग है जिसकी एटीपी और डब्ल्यूटीपी, उनको आप किसमें कर रहे हो? मिक्सअप कर रहे हो। और जो मिक्सअप वाले वेट कर रहे हैं उनको लिया ही नहीं। यहाँ पे आपको जो नजर आ रहे हैं ना, दोनों इटालियन है। आप वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके आए। कौन सी एंट्री लेके आए? वाइल्ड कार्ड एंट्री। और आपका नाम जो है वो है सारा ईरानी, और साथ में एंड्रीना बाबासोरी। क्या नाम है?
एंड्रीना बाबासोरी, और दोनों जने जीत गए। और दोनों जनों का ये जीत का जश्न ऐसे क्यों था? क्योंकि इन्होंने फाइनल के अंदर जिसको हराया वो थी ईगा स्वेटेक और साथ में कैस्पर रूट। और ये जो जोड़ियां बनी थी इस तरह से, ये पहली बार हुआ है। ये पॉपुलर वालों को आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यूएस ओपन में पॉपुलर था कि ऑडियंस खुश हो, मैच अच्छा देखे, और जबकि जो मिक्सअप आते हैं वो उनको टैलेंट की आवश्यकता होती है, और टैलेंट जीता और यूएस ओपन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या हो गई? हार गई। इसलिए इनका जश्न वास्तव में मनाने खुशी भी हुई हमें। जब फाइनल चल रहा था ईगा स्वेटेक का और कैस्पर रूट, और इस साइड में जो थे वो कौन थे? सारा इनानी और साथ में एंड्रिया बाबासोरी, जो कहां से बिलोंग करते हैं? इटली। तो हम भी यही कह रहे थे जीते भी है, ताकि एक बार यूएस ओपन की एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, उनको पता चले कि आपने गलत करा, आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए थे। ये पहली बार हुआ, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। बाकी अभी सिंगल होना बाकी है, जो सिंगल्स मेंस है, सिंगल्स वुमेन्स है, इनके फाइनल होना क्या है अभी बाकी। अभी जो हुआ है वो किसका हुआ है? मिक्स का। मिक्स में भी डबल, मिक्स में भी डबल का। नाउ वी कम टू द चलते हैं आईसीसी ओडीआई वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका। एंड श्रीलंका अक्टूबर में है। कब है? अक्टूबर। और कैप्टनशिप जो दी गई वो हरमनप्रीत कौर को दी गई, नजर आ रही है। साथ में वाइस कैप्टनशिप किसको दी है? स्मृति मंदाना को। इस बार जो हमारी ओपनर खिलाड़ी है उसको बाहर कर दिया गया है। ओपनर खिलाड़ी कौन? यदि मैं आपसे पूछूं जो ओपनिंग करती थी, राइटी है। ये क्वेश्चन पहला मैंने आपको दिया, जिसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ठीक है ना? शेफाली वर्मा इज द राइट। वेरी गुड, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। शेफाली वर्मा हमारी ओपनर है, ओपनिंग करती T20। उसको इस बार ओडीआई से क्या कर दिया गया? बाहर। क्या कर दिया गया? बाहर। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि दीप्ति शर्मा और जोमिमा रॉड्रिक्स ये हमारी ऑलराउंडर है, और हमारी फास्टर कौन है? रेणुका सिंह ठाकुर। और यहाँ पे हमारी विकेट कीपर का नाम जरूर पूछ, ऋचा घोष। कौन है? ऋचा घोष। क्वेश्चन आता है भारतीय विकेट कीपर का क्या नाम है? ऋचा। और हमारी कैप्टन का नाम हरमनप्रीत कौर, और वाइस कैप्टन कौन? स्मृति मंदाना। और इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है आईसीसी का वुमेन्स का, उसकी होस्टिंग दो कंट्री का, एक इंडिया और दूसरा श्रीलंका। और आपके लिए बता दूं, यदि इसमें भी इंडिया पाकिस्तान भिड़ती है आपस में, तो उसके लिए हमारी बीसीसीआई ने परमिशन दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन। उन्होंने कहा ये बड़े टूर्नामेंट है, आप पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं खेल रहे। यदि आप ऐसा खेल रहे जब बायलिटरल यानी दोनों साइड से इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो नहीं खेल सकते, उस पर बैन है। उस पर क्या है? बैन। लेकिन आप नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान को बोनस दिया जाएगा, जिससे फाइनल जीतने के चांसेस किसके हो जाएंगे? पाकिस्तान के। आप खेले ही नहीं, यानी आप इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसमें जो बायकॉट करता है उसके नंबर काट के किसको दे दिया जाता है? जिसने बायकॉट नहीं करा वो विनर घोषित हो जाती है बगैर मैच के। तो ये परमिशन दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज बीसीसीआई। यहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाता है। लेकिन चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये रहा आईसीसी महिला वनडे का पूरा कार्यक्रम आपके सामने, और ये रहा कौन सा? अक्टूबर 5 अक्टूबर हाई वोल्टाज मैच। और देखो इंडिया में नहीं हुआ है, वो कर रहा है कोलंबो। हाई वोल्टाज मैच है जो उसका बहिष्कार किया जा रहा था, राजनीति गर्म थी कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच चाहिए। लेकिन जब बाद में दिया तो ये तो गवर्नमेंट ने दिया, नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान बोनस पॉइंट कोलंबो। इंडिया के पूरे कार्यक्रम आपके साथ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 26 अक्टूबर 2025 तक, यानी इंडिया बांग्लादेश बेंगलुरु में होगा, है ना? और बेंगलुरु के अंदर जो होता है वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन सा होता है? चिन्ना स्वामी। और चिदम्बरम स्टेडियम आता है चेन्नई। कहाँ आता है? चेन्नई। वहाँ ये मुकाबले खेले जाएंगे। बेंगलुरु में अधिकतर आप नोट कीजिए कहाँ पर है? बेंगलुरु। इंदौर के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर। कौन सा था? देवी अहिल्याबाई होलकर। चलिए चलते हैं एशिया कप की तरफ। एशिया कप ध्यान रखना T20 होता है। कौन सा होता है? T20। और इस बार इसका टूर्नामेंट का आयोजन कौन करा रहा है? यूएई। कौन करा रहा है? यूएई। और इस बार जो यूएई है वहां पे हमारी कैप्टनशिप किसको दी गई है? सूर्य कुमार यादव को। और वापसी कमबैक किसकी है? हार्दिक पांड्या की। वाइस कैप्टन के रूप में कौन खेलेंगे? शुभमन गिल। और कीपर की भूमिका इस बार कौन निभाएंगे? जितेश शर्मा और साथ में संजू सैमसन। देखिएगा हमारे ऑलराउंडर वापस आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे शिवम दुबे हो,
और हमारे फास्टर की जो है वो तिगड़ी आपके सामने, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और साथ में हर्षित राणा। और जो हमारे फिरकी बॉलर है वो आपके सामने वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। और जो हमारे हिटर है, चाहे वो रिंकू, चाहे आपके तिलक वर्मा हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, वो आपके सामने। ये प्लेइंग 11 की डिक्लेरेशन बीसीसीआई ने कर, कैप्टनशिप किसको दिया? सूर्य कुमार यादव को। और हमारे जो कोच है वो है गौतम गंभीर। हमारे बीसीसीआई के जो हेड है वो है रोजर बिन्नी। और आईसीसी के अंदर जो है वो जे शाह और साथ के अंदर संजोग गुप्ता। कौन है? संजोग गुप्ता। ये देखिएगा, ये तो पहले एक बार इनका कार्यक्रम देख लें T20। ये देखिए, हाई वोल्टेज मैच 14 सितंबर को हाई वोल्टेज मैच है और पाकिस्तान टूर के बाद दोनों टीमें एक साथ खेलेगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राजस्थान और चलते हैं वंदे भारत की तरफ। कहाँ चलते हैं? वंदे भारत। आपको पता हो तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो वहां पर है चेन्नई, कहाँ है? चेन्नई। और उसका एक मॉडल, एक अच्छी ट्रेन आपके सामने, इसको वंदे भारत। राजस्थान में ऑलरेडी 2 चल रही है। कितनी चल रही है? 2। मैं पहली बोलूं तो वो चलती है आपके उदयपुर से, ध्यान से सुनना, जयपुर, माया अजमेर। एक ट्रेन तो यहाँ चलती है। दूसरी आपके अजमेर से जयपुर और जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जाती है चंडीगढ़। कहाँ जाती है? चंडीगढ़। ये दूसरी वंदे भारत है। ये कौन सी है? दूसरी वंदे भारत। अभी 2 वंदे भारत को परमिशन। ये वंदे भारत कहाँ से कहाँ चलेगी उसको देखते हैं। सूर्यनगरी, आप क्या बोलते हो? जोधपुर। सूर्यनगरी, जोधपुर, ब्लू सिटी, सन सिटी, ब्लू सिटी, जोधपुर, द गेटवे ऑफ डेजर्ट, जोधपुर से कहां जाएगी? जयपुर। और जयपुर से कहां जाएगी? दिल्ली। सेकंड चल रही है बीकानेर से चूरू, और चूरू से कहां जाएगी? दिल्ली। डाउट क्लियर है? यानी अब टोटल राजस्थान में वंदे भारत की संख्या 4। ऑलरेडी कितनी चल रही है? 2। अभी 2 की परमिशन अश्विनी वैष्णव ने दे दी है राजस्थान के लिए, आपके लिए बता दूं। और वो चलेगी जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, चूरू, दिल्ली। डाउट क्लियर? आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हेडक्वार्टर कहां करके आओगे? चेन्नई। ये दोनों ट्रेन आपके सामने, एक जोधपुर और एक कहां से चलेगी? बीकानेर। तो बीकानेर से चलेगी वो जयपुर नहीं आएगी, वो चूरू चलेगी। और जो जोधपुर से चलेगी वो कहां जाएगी? जयपुर। ठीक है, ये वंदे भारत। अब पहली वंदे भारत मेरा क्वेश्चन कहां से कहां चलाई गई? क्वेश्चन यह आता है तो न्यू दिल्ली से काशी विश्वनाथ। पहली वंदे भारत कहां से कहां चलाई गई? कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको न्यू दिल्ली से काशी विश्वनाथ करके आना, क्योंकि काशी विश्वनाथ बनारस जिसे आप कहते हैं, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र जी मोदी है, इसलिए उन्होंने पहली ट्रेन ही दिल्ली से कहां चलाई? काशी विश्वनाथ की तरफ। ठीक है, पहली। और सेकंड आता है कि साउथ इंडिया की कहां चलाई गई? तो मदुरै से। कहां से चलाई गई? मदुरै से। ये ध्यान रखना, साउथ इंडिया की पहली मदुरै मीनाक्षी टेम्पल है। कौन सा है? मीनाक्षी टेम्पल। चलिए राजस्थान की एक और ग्रेट न्यूज की तरफ चलते हैं। थैंक्स टू ओम जी बिरला, थैंक्स टू वीकेंड से भजनलाल जी शर्मा जो हमारे सीएम, एंड थैंक्स टू नरेंद्र जी मोदी। कोटा के अंदर पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खुल रहा है, पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बूंदी कोटा मार्ग के ऊपर है, जो कि कोटा बूंदी के बिल्कुल मिडवे में आता है, जिसका नाम है शंभूपुरा। जगह का नाम क्या है? शंभूपुरा। ये शंभूपुरा में नया ग्रीन एयरपोर्ट खुल रहा है। अब यहाँ ग्रीन एयरपोर्ट को आपको जानना जरूरी है, क्या है? ग्रीन एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट कहलाता है जो सिटी के बीच में ना होकर सिटी के बाहर होता है, जिससे बढ़ती जनसंख्या के ऊपर खतरा ना हो। और बाहर यदि एयरपोर्ट होता है तो वहां का एरिया जो डेवलप नहीं है, जो अंडर डेवलप है, वो जाता है और वो कनेक्टिविटी करता है उस पूरे, हम कह सकते हैं, डिवीजन को। इससे कोटा डिवीजन के अंदर अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। कोटा जो एजुकेशन सिटी, कौन सा है? एजुकेशन सिटी, उसके अंदर बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे और ज्यादा आएंगे, और कोटा हब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हब। ऑलरेडी एजुकेशन का तो हब है, अब और बड़ा हब बन जाएगा। आपके लिए बता दूं, ये राजस्थान का पहला स्मार्ट, जिसको हम कह सकते हैं, एयरपोर्ट होगा, जो अभी सांगानेर भी नहीं है। सांगानेर इंटरनेशनल है, आने वाले समय में कोटा को भी इंटरनेशनल बना दिया जाएगा। और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला। और ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज भी यहीं पर ही है। कौन सा? हैंगिंग ब्रिज। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या इसका फायदा है?
467.6 करोड़ रुपए की तो लागत है। जो मेरा पहला क्वेश्चन है पहले फेज में, कोटा के आसपास के जो रिमेनिंग जैसे हाड़ौती बूंदी, कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ पर कहते हैं सीधा लाभ मिलेगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ना ही है क्योंकि आपके लिए बता दूं जो लहसुन है वो सबसे ज्यादा छिपा बड़ौद के अंदर होता है, बारा में, और उसकी डिमांड बाहर ज्यादा होगी। और जो धनिया है वो रामगंज मंडी कोटा में होता है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे हाड़ौती को कनेक्टिविटी और टूरिज्म बढ़ेगा। हाड़ौती को क्या मिलेगी, कनेक्टिविटी, और टूरिज्म क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया अभी टूरिज्म के लिए, और वो कहाँ पर है बेटा, कोटा। और चंबल जो है आपके लिए बता दूं राजस्थान की मुख्य नदियों में से एक आती है, जो कि एमपी, राजस्थान और यूपी, और ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और यमुना ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की। किसकी है, गंगा की। और चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है बनास, और बनास की ट्रिब्यूटरी होती है बेड़ज, खारी और डाई। बेड़ज, खारी और डाई। नाउ वी कम टू द लगने लायक क्वेश्चन है। अभी दो बड़ी मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जगह का नाम आपको पता है, अलास्का। कहाँ हुई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। वो कोई बगैर किसी बात की वो मुलाकात क्या हो गई, फेल हो गई। क्या हो गई, फेल। व्लादिमीर पुतिन के कौन है, प्रेसिडेंट, पीएम, सॉरी क्या है, पीएम। मॉस्को क्या है उसकी राजधानी, रूबल नाम की क्या चलती है, करेंसी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है 47 में, जहां पे करेंसी चलती है यूएस डॉलर, और जहां की राजधानी होती है वॉशिंगटन डीसी। और इनकी मुलाकात हुई थी अलास्का में, जो फेल हो गई। उसके बाद जो यूक्रेन के जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की, ये 7 नेताओं के साथ में मुलाकात करने कहाँ गए, आपका यूएस। और यूएस से किसके साथ बातचीत हुई, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन कहते हैं वो भी बगैर किसी रिजल्ट के हो गई। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है, यहाँ पे जो फोटो में नजर आ रहे हैं ये व्लादिमीर जेलेंस्की, ये व्लादिमीर पुतिन, और ये कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जिसको आप बोलते हो यूएस है, और ये कोल्ड वॉर जो आपस में करते हैं जिसको हम बोलते हैं रशिया। क्या बोलते हैं, रशिया। और यहाँ पे जो आ रहा है ये आपके कहाँ के, यूक्रेन के। कहाँ के, यूक्रेन के। तो ये ट्रंप जेलेंस्की मीट, विल यूक्रेन गो टू पुतिन, नो, नेवर, मानी नहीं, मानी नहीं। और रिजल्ट आया जीरो। रिजल्ट क्या आया, जीरो। और ये युद्ध जो 22 फरवरी से चल रहा है, 22 फरवरी 2022 से कंटिन्यू, और इसका रिजल्ट कल भी देखने को मिला। कल ड्रोन और मिसाइल से हमले किसने करे, रशिया ने। किसके ऊपर करे, यूक्रेन पे। शांति वार्ता विफल हो गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता है कि आपने 3-4 बड़े युद्ध जो रुकवाने में है वो बहुत बड़ी भूमिका। सबसे पहले 40 साल पुराना हम कह सकते हैं जो युद्ध चल रहा था, 44 साल, नोट 40, 44 साल पुराना जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध था, उसका सीज फायर कराने में सबसे बड़ा इसका रोल रहा डोनाल्ड ट्रंप का। उसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में 3 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें कंबोडिया के प्रेसिडेंट साहब कहा किसको, ट्रंप की। 13 दिन का जो युद्ध चला था इजराइल और साथ के अंदर कौन, ईरान, उस युद्ध को भी सीज फायर कराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, डोनाल्ड ट्रंप की। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठा कहते हैं प्रयास करा, और प्रयास ये था कि जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहा था वो मेरे कहने से रुका, जिसका सीधा करारा जवाब दिया हमारे पीएम साहब ने लोकसभा के अंदर, और कहा जेडी वेंस का फोन आया था, कोई डोनाल्ड ट्रंप का नहीं आया। पाकिस्तान ने जो है वो जो है वो धमकी दी है, वापस जवाब दिया गया कि हमारे हम बंदूक से देंगे, बंदूक से देंगे। तो ये आपके लिए बता दूं डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज लेने की, नोबेल पीस प्राइज, जो कि उनकी हार्दिक इच्छा है, जिसके वो बिल्कुल दीवाने से है, इसलिए वो इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। और कल जो ट्वीट करा के बाद में कहा व्लादिमीर पुतिन जाने और जेलेंस्की जाने, मैं बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि दोनों के बनती नहीं है, और जो मेरे प्रयास है वो क्या चुके हैं, फेल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली। और इसी बीच एक अच्छी खबर आई है, हमको 5% रिबेट दी गई है ऑयल में रशिया के द्वारा। ये अच्छी खबर कल आई है, ये देखिएगा 5% पुतिन ने क्रूड ऑयल में हमको क्या दे दिया, डिस्काउंट। यानी आग में घी डालने का काम पक्का हो चुका है। तो व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा कि डोंट अफ्रेड इंडिया, पीएम मोदी आपको 5% कम के अंदर क्रूड ऑयल दूंगा, जो अमेरिका को दे रहा हूं ना उससे भी 5% क्या होगा, कम। और सपोर्ट करा है कि पहली बार जो ब्रिक्स कंट्री जिस पर ट्रेड किस में हो रहा है, रुपए में, आज तक कभी नहीं हुआ। ब्रिक्स कंट्री है, चाहे पुराने 5 देश हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और
वी कैन से साउथ अफ्रीका, और बाद में जो 5 और जुड़े, टोटल कितने हो गए 10। उन 10 देशों के बीच में जो ट्रेड चल रहा है वो इंडियन रुपीज में चल रहा है पहली बार। किसमें चल रहा है? इंडियन रुपीज में। उसका धन्यवाद किसने करा? व्लादिमीर पुतिन ने। और साथ में कहा कि आप बेफिक्र रहे, यदि आपका माल तो रशिया खरीदेगा। ये ट्रेड वार और नया रंग रूप ले। आपको पता होना चाहिए 25 से बढ़ा के हमारे पर टैक्स कितना कर दिया? 50% टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। 50% डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी खुद की क्रिटिसिज्म हो रही है, जो विदेश मंत्री अमेरिका की, उन्होंने कल कहा कि ये भारत वो बढ़ता हुआ भारत है कि यदि आप 50% टैक्स लगा के आप अमेरिका अपनी इकोनॉमी के ऊपर लात मार रही है। भारत की इकोनॉमी तो डल होगी नहीं होगी, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी जरूर डल हो जाएगी। वहां की कल विदेश मंत्री ने खुद ने अपने बयान में कहा, और एस जयशंकर ने बहुत अच्छा जब कल बोला ट्वीट, तो बहुत अच्छे करे हमारे जो विदेश सचिव है, आपको पता है एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की बुराई नहीं करते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, तो आप भी कहां से खरीद रहे हो? रशिया से ही तो खरीद रहे हो। और फिर आपको इतना ही ट्रेड वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, तो हमारा पड़ोसी उसके ऊपर ट्रेड वॉर लगा के बताओ, आप उनसे कर ही नहीं सकते। दैट इज चाइना। सीधा इशारा किसको कर दिया? चाइना। और इसी बीच सितंबर है, उसमें शंघाई कॉर्पोरेशन और एनुअल समिट, क्या है? एनुअल समिट, और उसमें जाएंगे पीएम नरेंद्र जी मोदी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आखिरकार ये अलास्का 2025 की बात ही नहीं बनी। मुलाकात क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। अन्यथा ये इतिहास बन जाता, रुक जाता ना। पता किस ट्रीटी के तहत यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोका गया? तो आपको लिखना पड़ता ट्रीटी ऑफ अलास्का। क्या लिखना पड़ता? ट्रीटी ऑफ अलास्का 2025 अगस्त। क्या करना पड़ता? अगस्त। लेकिन अब ये बनी नहीं, तो ये कहानी क्या हो गई? फेल। उसके बाद एक और तनातनी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं वो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, और ये एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम। कहते हैं ट्वीट करके दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, की वजह फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन। अभी फिलिस्तीन को जो एक देश का दर्जा दिया गया, आपको पता होना चाहिए, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी कुछ, और फिर बेंजामिन नेतन्याहू गुस्सा होकर कहा कि आप आपके देश के, ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीक पॉलिटिशियन में से माने जाते हो। ये ट्वीट हुआ था कल कि आप वीक पॉलिटिशियन हो, और आप सीधा किसके साथ में कर रहे हो? आप इजराइल के अलग करना चाहते हो, और इजराइल ना कभी अलग हुआ ना कभी अलग होगा। तो यहाँ जानना जरूरी है, इजराइल जो एशिया में आता है, उसकी राजधानी जेरूसलम होती है, वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू है, और शेकल नाम की क्या चलती है? करेंसी। ऑस्ट्रेलिया जिसने यूट्यूब क्या कर दिया? बंद। जिसने सोशल मीडिया क्या कर दिया? बंद। जो हमारा क्वाड पार्टनर है, कौन सा पार्टनर है? क्वाड पार्टनर है। और आपके लिए बता दूं, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है एज वेल एज कॉन्टिनेंट भी है, और जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। कौन सी गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां पे विक्टोरिया नाम का डेजर्ट है। कौन सा नाम का है? विक्टोरिया नाम का। सैमसन, विक्टोरिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम कंगारू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंगारू। और जहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है सारा तेंदुलकर, जहाँ की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सारा तेंदुलकर। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के जो एंथोनी एल्बनीज है, उनको आपने चेतावनी दी, जिनका नाम क्या है? इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, सबसे बड़ी जासूस एजेंसी कोई है खतरनाक, वो इजराइल के पास में, जिसको मोसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोसाद। जैसे रॉ होता है ना, रॉ कहाँ का है? इंडिया का। FBI कहाँ का है? USA का। तो ऐसे ही मोसाद कहाँ का है बेटा? आपका इजराइल का। ये आपको जानना जरूरी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, फिजी। मैं आपको फिजी लेके चलता हूँ। आई होप ये आपका पहला, जो आपकी शीट आपके पास है, उसका पहला पॉइंट। अब तक जो चल रही थी वो कैप्टन कूल, यानी कैप्टन कूल जब खुद पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ चीजें निकालते हैं अलग से, ठीक है। फिजी का पहला आपके पास में चलते हैं। आर यू ओके? ऑल राइट, कंफर्टेबल? श्योर? एवरीबडी इज द कंफर्टेबल? श्योर? ओके। अब तक जो पढ़ा है वो समझ में आया? कुछ चीजें नहीं सीखने को मिली होगी। ओके, नाउ वी कम टू द फिजी। लिसन केयरफुली बेटा। फिजी ओशियाना में आता है, फिजी पैसिफिक ओशियन में आता है। फिजी की राजधानी तो क्या होती है? तुआ, जो मेरा क्वेश्चन है। और फिजी के पीएम कल इंडिया आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, उनकी विजिट है इंडिया, ठीक है, विजिट। तो फिजी को हमने कहते हैं कि आखिरकार इंडिया ने सेंड करे 5 मेट्रिक टन ब्लैक आई, है ना, काउपिया सीड। किसको करे बेटा? फिजी को। थोड़ा इधर ध्यान दे प्लीज, आप इधर आ जाए, मैं कर
उसमें L3 लिखा हुआ है, L3 का मतलब होता है इधर वाला, ये R है, ये L है, मैं खड़ा रहता हूँ तो R इधर आता है, L इधर आता है, आप L3 दबाओ 1 सेकंड में पता चल जाता है ना। थैंक्स टू सुमित सर, थैंक्स टू सुमित सर, जो कि एक अननोन व्यक्ति को भी सिखा सकते हैं कौन सा बटन दबाना है, और एक बार में आपका राइट आंसर जाता है, सेकंड टाइम करने की जरूरत ही। ये सब उनकी चेकलिस्ट। थैंक यू सर, यदि आप इस वीडियो देख रहे हो तो आपको थैंक यू कहते हैं। चेकलिस्ट से एक अननोन व्यक्ति भी उस चीज सकता है। चेकलिस्ट कहते हैं कि कई लोगों को टिपिकल लगती है, लोगों को बोरिंग लगती है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये तो टिपिकल नहीं हो सकता, और जो आप चेकलिस्ट बनाते हो उसको पढ़ने के बाद एक छोटा बच्चा भी उसका इस बात की गारंटी आज सर ले, क्योंकि मेरे साथ में कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए और उसको सर की चेकलिस्ट पढ़ता हूँ, वो आता है क्या क्या काम करना, क्या क्या नहीं करना। इसके लिए सुमित सर को जाना जाता है, चेकलिस्ट मास्टर सुमित सर। नाउ वी कम टू द पॉइंट, देखिएगा प्लीज। फिजी, फिजी की राजधानी होती है सुआ। क्या होती है? सुआ। और जो मेरा क्वेश्चन है थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना, फिजी की राजधानी तो सुआ है, बट फिजी के जो तिमनी रबेका है वो भारत आ रहा है। कहाँ है? भारत। तो आज फ्रंट पेज है उसके ऊपर आया कि आने वाले समय में फिजी के पीएम साहब की यात्रा कहाँ पर है? भारत, अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं उसकी वजह बताता हूँ। अभी 26 जुलाई के दिन दिल्ली से फिजी के लिए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं पूर्व की ओर देखो, पहले पश्चिम की ओर देखो पॉलिसी थी, जिसमें हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे, और अब हमारे पड़ोसी देश को देखते हैं। और पड़ोसी देश को देखते हुए फिजी ने हमसे जो है 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज के लिए कहा था, और ये 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज हमने किसको भेज दिए? फिजी। फिजी इसको एग्रीकल्चर में यूज, फिजी की है पोषण व्यवस्था है वो थोड़ी खराब है, वो इससे सुधरेगी। तो क्वेश्चन तो सिंपल सा आ रहा है, एक तो फिजी या सुआ राजधानी अंडरलाइन करना, फिजी का डॉलर चलता है, और मेरा क्वेश्चन जो लगेगा वो तिमना रबेका जो है वहां की कौन है? पीएम है। और ये जो हमने भेजी थी 26 जुलाई को थी, और आखिरकार 11 अगस्त को ये कहां पहुंच गई बेटा? फिजी। कहां बैठ गई? फिजी। फिजी में 300 से ज्यादा द्वीप है, 300, और ये साउथ पैसिफिक ओशियन में ओशियाना का एक भाग है। किसका भाग है? ओशियाना का। क्वेश्चन क्या आ रहा है? अभी हाल ही में 11 अगस्त 2025 के दिन भारत ने 5 मीट्रिक टन जो है लोबिया के बीज प्राप्त कहां हुए बेटा? फिजी। फिजी राइट करके आएंगे। वी कैन से जस्ट लाइक ऑफ वी कैन से एक बीज होता है लोबिया, और वो एक्चुअल में उसकी एग्रीकल्चर की, ठीक है ना, उसके लिए काम में आते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखेंगे मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या होती है? माले। और कैटरीना कैफ, मोहम्मद मुजीद, और यहाँ चलता है मालदीपीय रुपया। क्या चलता है? मालदीपीय रुपया। फिजी की राजधानी क्या होती है? सुआ, और यहाँ रबेका आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? रबेका। उसके बाद मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, है ना। इंडोनेशिया की जकार्ता, मलेशिया की कुलालमपुर, और रिंगिट नाम की करेंसी चलती है, परमानेंट आता है यहाँ। रिंगिट नाम की क्या चलती है? करेंसी। और इंडोनेशिया में चलता है इंडोनेशियाई रुपया, और इंडोनेशिया की जो रुपया है उसमें गणेश जी का क्या है? फोटो है। और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय की जनसंख्या है वो कहां पर है? इंडोनेशिया। सुमात्रा यहाँ का मेन पूछा जाता है, जावा और सुमात्रा जो यहाँ के आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है, जहाँ पे मानव ने अपनी सभ्यता का पहला जावा मानव, वो कहाँ पाया गया था? जावा में। कहाँ पाया गया था? जावा, ठीक है। और मॉरिशस के अभी जो हम कह सकते हैं कि जो डे था उसमें एज ए कौन गए थे चीफ गेस्ट के रूप में? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी गए थे, जहां उनको कौन से नंबर का अवार्ड मिला था? 21। कौन से नंबर का मिला था? 21। और टोटल कितने हैं? 27। अब हमारे पीएम साहब के साथ कितने हैं? 27 अवार्ड टोटल। लास्ट किसका मिला था? नामीबिया का। किसका मिला था? नामीबिया। और नामीबिया से हम क्या लेके आए? चीते। और वो चीते का है कूनो नेशनल पार्क। और जो मादा चीता मरी थी उसका नाम क्या था? सलासा, का नाम था सलासा, वो जो एक्सपायर हो गई। और कूनो का आता है? एमपी। कूनो का आता है? एमपी। मेरा क्वेश्चन आपसे, रुडयार्ड किपलिंग जिसकी जंगल बुक आती है, बघेरा है ना, और मोगली सुना होगा आपने, शेर खान, हाँ, जिसका आता है कि जंगल जंगल पात चलिए पता, चड्डी पहन के फूल खिलाया है ना, खूब देखा होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे, रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा किस नेशनल पार्क से मिली? किससे मिली थी? यही क्वेश्चन आता है।
एमपी का है, ये मैं हिंट दे सकता हूं। ऐसे आप बोलते रहो सब कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। देखा आपने क्वेश्चन कहां से निकाला मैंने, काना इज द राइट, काना इज द 100%। बस यहाँ पे ऑप्शन में जितने बोले ना आपने वो भी आते हैं, उसको हिट करने के बाद में लास्ट में काना तक पहुंचते पहुंचते तो पेपर चला जाता है। लेकिन जिसने पहले काना बोल दिया वो 100% क्या क्वेश्चन आता है बेटा, एसएससी का क्वेश्चन है, रूडयार्ड किपलिंग, उनको जंगल बुक की पूरी कहानी या प्रेरणा कहाँ से मिली, काना नेशनल। और काना आते दिमाग में एक ही आता है अपने कान्हा जी, अभी अभी गया ना बातपत्र कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, उससे अच्छे अच्छे की बुद्धि आ जाती है, और अच्छे अच्छे की बुद्धि आती है कान्हा देता है तो किताब लिख देता है, कौन सी लिख देता है, जंगल बुक, और उसका नाम क्या है, रूडयार्ड किपलिंग। क्लियर है? चलिए नाउ वी कम टू द पॉइंट, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको ताइवान लेके चलते हैं जिसकी राजधानी क्या है, ताइपे, जहां हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का विमान क्या हो चुका था, क्रैश हो चुका, ताइवान ताइपे। और सुभाष जी की हम कहते हैं जयंती मनाते 23 जनवरी, और 23 जनवरी कहलाता है पराक्रम दिवस, जिस दिन पराक्रम अवार्ड भी बांटे जाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, जय हिंद, फॉरवर्ड ब्लॉक नेशन, इनकी स्थापना किसने की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया रेडियो से संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या बोल दिया था, राष्ट्रपिता। तब से वो राष्ट्रपिता कहलाए, आपको पता होना चाहिए। और फिर बातचीत होती है हीरापुरा अधिवेशन 1938, और वो कहाँ पे हुआ था, गुजरात, कहाँ हुआ था, गुजरात। अब फिर सेकंड टाइम जब खड़े हुए थे तो महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, इसका नाम क्या था, सीताभी पट्टा रवैया। परमानेंट क्वेश्चन आते हैं जो आप बोल रहे हो, सीताभी पट्टा रवैया, और वो जीत गए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं ताइवान ताइपे लेके चलता हूँ, जो चाइना के पास में, साउथ चाइना सी के और पैसिफिक के साउथ में, राजधानी ताइपे होती है। और यहाँ पे एक साइक्लोन आया बेटा, और उसका नाम क्या है बेटा आपका, से पोडुल, क्या नाम है, पोडुल। यहाँ पे पोडुल को अंडरलाइन करो, और क्वेश्चन आता पोडुल जो है वो डैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहलाती है ब्राजील में, डैश एंड बर्न ब्राजील में क्या कहलाएगी, पोडुल। जैसे अपन चीमाता वालरा बोलते नहीं बोलते, दीपा, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, दीपा, क्या बोलते हैं, दीपा। ट्राइब्स के द्वारा जो खेती की जाती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, पूरे एग्रीकल्चर को जला देते हैं, फिर उसकी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, कृषि, और जब तक उसमें फिजिलिटी है जब तक तो रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। जो पोल्यूशन के लिए क्या होती है, हकदार, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जाती है। उसके अंदर क्वेश्चन आता है पोडलू कहाँ होता है, ब्राजील। और पोडलू जो है वो एक साइक्लोन है जो कहाँ पर आया अभी, आपके ताइवान, और ताइवान की राजधानी क्या होती है, ताइपे। ताइपे अंडरलाइन करेंगे प्लीज। और यहाँ पे लॉ चिंग ते ये प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे ताइवान क्या चलता है, डॉलर। और ये तो आप जानते हो कि अमेरिका में यदि आता है तो इसको क्या बोलते हैं, हैरिकेन। और यही अपने एशिया साइड में फिलीपींस और जापान में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, टाइफून। और यही ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, विले विले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विले विले। जो मेरा क्वेश्चन है परमानेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट, तो यहाँ पे किसको राइट करके आएंगे, तूफान पोडुल को, किसको करके आएंगे, पोडुल। चलिए चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसको देखेंगे। और आज आपके काफी सारे पॉइंट मैं बताऊं, सर क्या है, आए दिन पेपर में आप पढ़ते हो सर 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 आता रहता ना फ्रंट पेज के ऊपर, ऐसा यार सर क्या होता है, क्यों अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है कि बिहार के अंदर घोटाला हुआ। कई बार बोलते हैं कि भाई कई लोगों के नाम काट दिए गए, और इतने जो नाम कटे बिहार में उसका बवाल मच रहा है। तो आज इस बवाल को भी देखो, आप इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं आर्टिकल 300 जो मेरा परमानेंट आता है, आर्टिकल 324 के दिन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें जब बना था तो 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे। 8 क्या थे, शेड्यूल, जो बढ़ के अब 12 हो गई, कितनी हो गई, और वो 495 हो गए, और वो बढ़ के 42, क्या आपको पता चाहिए। तो उसमें आर्टिकल 3 में तो 7 ही है। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, अमेरिका में आर्टिकल कितने हैं, 7, ओनली 7 है। और हमारे यहाँ पे आर्टिकल की संख्या आए दिन बढ़ती जाती है, और अमेंडमेंट तो होता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड। कहते हैं 3 बनाए आ गया, कह सकते होंगे पहला प्रोसीजर डायरेक्ट तरीके
ये सब कौन कराएगा? ACI। लेकिन जो स्टेट वाले होने वाले हैं, जो स्टेट के होने वाले हैं, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पार्षद आता है, सरपंच आता है, इनके इलेक्शन दिसंबर में करा लिए जाएंगे, दिसंबर या जनवरी में फाइनल है। जबकि अभी केंद्र ये चाहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसी समय हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान के कौन है? यस, मधुकर गुप्ता, राइट हो, 100% सही हो। मधुकर गुप्ता ने कल परसों ऐलान कर दिया कि हमें 1 इलेक्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जाएगा ज्यादा, और हमारे पास पावर होता है स्टेट के इलेक्शन कराने का, इसमें कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, और हम इसको मोस्ट प्रोबेबली कब तक करा लेंगे? दिसंबर या जनवरी में, जो पार्षद और सरपंचों के हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और उसी समय बिहार के चलेंगे, बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन, हमारे देश के प्रथम इलेक्शन कमिश्नर नजर आते हैं सुकुमार सेन। इनको हम लोग राजस्थान से भी एसोसिएट, कमलकांत, हमारे यहाँ पे कमलकांत वर्मा लेते हैं, और वहाँ पे क्या लेते हैं? सुकुमार सेन। यानी याद करने का तरीका KKS, यहाँ तो KK राजस्थान में, और वहाँ क्या आएगा? SS। सुकुमार सेन को क्या बोलोगे? SS, और कमलकांत को क्या बोलोगे? KK। अब यहाँ ध्यान से सुनो, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के, ठीक है, और अभी 26वें आपके सामने, साथ में 1+2 कौन है? सुखविंदर, विवेक, जानते हो आप, ठीक है, ओके, बिल्कुल जानते हो। उसके अलावा ये भारत निर्वाचन आयोग कहलाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो बना था 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी के दिन हम वोटर डे भी करते हैं और साथ में टूरिज्म डे भी करते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा EVM आती है और साथ में आता है VVPAT, क्या आता है? VVPAT, और VVPAT का परमानेंट क्वेश्चन आता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑर्डर ट्रायल। पहली बार 4 सितंबर 2013 को इंट्रोड्यूस, पुखराज सर का क्वेश्चन, ठीक है, परमानेंट क्वेश्चन आता है पहली बार कब और कहाँ की गई थी? नागालैंड। आई अगेन रिपीटेड माई वर्ड, कहाँ की गई थी? नागालैंड। नागालैंड में VVPAT पहली बार यूज की गई थी, और इसमें 7 सेकंड तक ये पर्ची आपको दिखाई देती है, उसके बाद में ड्रॉप होकर इसी गिर जाती है। जो दूसरा क्वेश्चन 6 सेकंड के लिए 7, पहली बार कहाँ यूज की गई थी? नागालैंड। और नागालैंड बोले तो 371A, नागालैंड बोले तो 371 है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और नागालैंड की जो राजधानी है वो होती है कोहिमा, और वहाँ कहते हैं कि एक हॉर्नबिल नाम का क्या बनाया जाता है? फेस्टिवल बनाया जाता है, जो परमानेंट SSC का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे नागा नाम की क्या रहती है? ट्राइब्स। नागा नाम की क्या रहती है बेटा? ट्राइब्स रहती है, ठीक है। तो ये नागालैंड के अंदर यूज किया गया था पहली बार। अभी क्या करा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? ये 334 ऐसी एक्टिवेट पार्टियां, उनको बायकॉट कर दिया। एक्चुअली पार्टियां पिछले कई सालों से ना तो पार्टिसिपेट कर रही थी, ना इनको कोई वोट मिल रहा था, फर्जी, केवल अपने नाम से चंदा लेने के लिए चंदा, और चंदा लेके अपना इनकम यानी 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो आते हैं, जो करता है, वो कहते हैं कि उनके जरिए कर रही थी। आखिरकार इनको आयकर का हवाला देके और फालतू का करके क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। कई लोग क्या करते हैं? अपनी पार्टी बना लेते हैं, पार्टी बना के फिर उसका मिसयूज करते हैं, तो अपने वहां पार्टी के नेता, तो वो पार्टी काम करो या ना करो। पार्टियां जो होती है 3 प्रकार की होती है, 3 जो आपको जानना जरूरी है। इन पार्टियों को इलेक्शन सिंबल, इन पार्टियों को दर्जा जो देता है वो कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले नंबर की जो होती है वो लोकल लेवल की पार्टियां कहलाती है, हम रीजनल पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनल पार्टी लोकल लेवल। उसके बाद में वही रीजनल में से स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल से क्या हो जाता है? नेशनल लेवल। और अभी 6 नेशनल लेवल की पार्टियां। क्वेश्चन आता है 2024 में नेशनल लेवल की पार्टियां यही करके आना बेटा, करके आना है। चलिए कौन कौन सी उसको देखते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में तो अपन ने कितनों को बाहर करा बेटा? 334, और इसमें RUPP की फुल फॉर्म आ रही है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। RUPP की फुल फॉर्म आती है, और RUPP का मतलब होता है आपका रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, को बैन कर दिया 300। फिर ये 6 बड़ी पार्टियां भी नेशनल पार्टियां हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी 1980 अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाजवादी पार्टी तो 25 हाथी मेरा काशीनाथ जी। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
इंडिया 1921, और सीपीएम एम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिट, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985, एओ ह्यूम 28 दिसंबर 1885, और साथ में एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी की पार्टी। बेटा अब इसमें से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई। क्वेश्चन आया ना, पहले 7 थी, अभी कौन सी पार्टी बाहर? तो झाड़ू करके आना, आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, अरविंद जी केजरीवाल इसको बाहर करा है बेटा, ठीक है। और इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, एक और पार्टी बाहर हो गई, ट्रिपल पी, पब्लिक पीपल्स पार्टी, कर्नाट सोंगमा की, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है बेटा? बिल्कुल, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? बुक। जिसकी चुनाव चिन्ह क्या है? बुक। वो भी बाहर हो गई बेटा। और ये जो अभी चर्चा का विषय चल रहा है, हर जगह देखो सर, इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। होता क्या है, पहले इसको आपकी वोटर आईडी कार्ड जारी करते हैं, वोटर आईडी के बाद आपकी वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट को कौन देखता है? बीएलओ को ये ड्यूटी दी जाती है कि भैया इसमें से जिसकी शादी हो गई या जो अब इस दुनिया में नहीं है या कहीं ट्रांसफर हो गए, तो शुद्धिकरण करो, और शुद्धिकरण करके ये बताओ कि उस वास्तविक, ये काम कोई पहली बार नहीं हो रहा जिसका आप विरोध, आपके लिए बताओ। संविधान में ये दे रखा है और इलेक्शन कमीशन को पावर दे रखा है कि जब मन में ऐसा फील होता है कि वहां पे फर्जी मतदान ज्यादा हो रहा है या फर्जी मतदाता ज्यादा है, तो वहां पर वह ये सर को यूज कर सकती है। 2003 में जब हमारे देश के 2003 में भी सर यूज हुआ था लास्ट, और 2003 के बाद में अब 2025, कितने सालों बाद? 22 साल बाद 2003 में लास्ट हुआ था। उसमें इसका विरोध हुआ नहीं था, और हुआ भी होगा तो हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी एज क्या थी? बहुत ही कम। और 2025 में जब हो रहा है, जब इसका विरोध हो रहा है और कह रहे हैं कई नाम हटा दिए गए, फर्जी मतदान थे, तो उसका विरोध कर रही है अपोजिशन। आपके लिए बता दूं, बिहार का ही ले लो आप, बिहार में मरे हुए लोग भी बन गए वोटर, आपके लिए बता दूं। और सर फार्म का खेल पहुंच गया कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। मतदाता सूची में क्या कहा? घोटाला है, ये कहा गया। और अब तो वहां के बीएलओ ऐसे कह रहे हैं कि हम तो करेंगे नहीं इसको रिन्यू, इतने थक चुके हैं। क्योंकि कहीं जाते ना तो वहां पे पता चलता फर्जीवाड़ा क्या है, जिससे गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाया जा रहा है और फर्जी मतदान हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्जी मतदान। मैं नाम नहीं लूंगा, जहां वहां के पुराने जाने माने सीएम हुआ करते थे, बेटे के पास में भी कितने वोटर आईडी पाए गए? 2 वोटर आईडी पाए गए, 2, और दोनों के नाम क्या है? अब जो कहते हैं एसएस करके, तो ये अभी का नहीं वोटर आईडी बने हुए, ये वोटर आईडी कब के बने हुए हैं? पहले के। और इनका वापस एसआईआर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एसआईआर, जो करना जरूरी है बेटा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपके लिए बता दूं, अभी पीडीएस सिस्टम में भी एक नया सिस्टम लागू हो चुका है, जिसके 4 व्हीलर है। क्या है? 4 व्हीलर। और वो यदि एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसमें जो 5 किलो के गेहूं मिल रहे हैं, सरकार जो योजना चला रही है मोदी ने 2029 तक की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंड कर रखा है, उसका फायदा ले रहे हैं, तो उनको कहते क्विट करना पड़ेगा अपने, और नहीं करते हैं तो 27 रुपए किलो पर जितने आपने गेहूं उठाए उसकी रिकवरी की जाएगी। आपके लिए बता रहा हूं कि ऐसे लोग, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी राशन के गेहूं उठा रहे हैं। आपके लिए बता दूं, वास्तविक लोगों को इसमें नहीं जोड़ा जा, वास्तविक क्या है? जरूरत। ऐसे इलेक्शन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए नीट एंड क्लीन। वोटर आईडी के अंदर जो नाम होना चाहिए वो भी नीट एंड क्लीन। यदि आप ट्रांसफर हो गए, कहीं और हो गए, तो आपको एक विधानसभा से अपना नाम हटा के दूसरे विधानसभा में लिखवाना चाहिए। और आप शादी होकर एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चल गए, तब भी वहां से नाम काट देना चाहिए। और जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम ऑटोमेटिक कटवा देना चाहिए। लेकिन उससे क्या होता है, जब वो रहता है, फर्जी मतदान होने की होती है ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं एसआईआर। और आखिरकार ये मामला कहां पहुंच चुका है? सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए बता दूं, एसआईआर पहली बार नहीं है, पहली बार कब हुआ था? 2003 में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। चलते गरीबी की तरफ और इकोनॉमिक्स की तरफ मैं चलता हूं। अभी सरकार ने कहा है कि भारत के काफी सारे लोग गरीबी से क्या हो चुके हैं? दूर हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। आपके लिए बताना चाहता हूं, पहले यहां जानना जरूरी है, तो 100% वाला क्वेश्चन आता है, गरीबी को कैसे मापा जाए? मेजर्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी। गरीबी कैसे दूर? देखना, रूरल ग्रोथ से। आप ग्रामीण एरिया में क्या करो? ग्रोथ परमानेंट आता है। पॉवर्टी को क्या करो? एलिवेशन। गरीबी को दूर करो। नहीं, यहां स्टार करके कर रहा हूं गरीबी, ध्यान से सुनना, आज भी पूछा जाता है
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तब से नारा दिया गया था, जिसको कहते थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, 5 ईयर। तब से अब तक गरीबी नहीं हटी अपने देश। नोट करना, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और उस समय कुछ योजनाएं आई थी, और अभी जो योजनाएं उनमें क्या अंतर है देखना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, पहली योजना चल रही है गरीबी के लिए, ये परमानेंट आता है। सेकंड PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2029 तक एक्सटेंड हो गई है। 1 रुपये 2 रुपये किलो जो गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको 2 रुपये भी राशन कार्ड यानी PPS वालों को देने की आवश्यकता नहीं है। जाइए सम इम्प्रेशन, आधार ऑथेंटिफिकेशन कीजिए और जाके एक परिवार को, एक जनों को 5 किलो मिलते हैं। 6 जने तो कितना लेके आएंगे? 30 किलो लेके आ सकते हैं। 2 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो 2 × 30 कितने लेते हैं? 60। पहले 60 रुपये लेते थे, अब लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको बोलते हैं, ये आई थी कोरोना के समय। कब आई थी? कोरोना के समय। उसके बाद में आयुष्मान भारत स्कीम, कहां तक का इलाज हो रहा है बेटा इसमें? 10 लाख। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसमें ग्रामीण लोगों में क्या दिया जा रहा है? आवास। ये 2025 टारगेट था इसका। क्या था? 2025। ये गरीबी हटाओ की ये योजना आपको याद करनी है सबसे पहले तो ये। और इसके ऊपर यदि जो यहाँ बैठे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए कहता हूँ इनको सिस्टमेटिक ढंग से लिख के आओ, कब स्टार्ट हुई, क्या इसका मोटो था, क्या अचीवमेंट हो गया, क्योंकि पूछा यही जाता अधिकतर। उसके बाद में अगला जो होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना चल रही है हमारी, गति शक्ति। कौन सी चल रही है? गति शक्ति, सागरमाला। ये 2 बड़ी योजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। बड़े जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, चाहे वो 11,000 करोड़ का अभी नरेंद्र जी मोदी ने किसको दिया? दिल्ली को। सौगात किसको दी? दिल्ली को। वो सब आपकी कौन सी कहलाती है? गति शक्ति योजना। फिर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असेट्स होता है, और साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे, HRD ह्यूमन रिसोर्स जो लिस्ट है उसमें भारत की क्या पोजीशन? 130। 100% कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फादर ऑफ SDI कौन कहलाता है? महबूबुल हक, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, और साथ में अमर्त्य सेन। दोनों को कहते हैं बेटा श्योर 100%। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। SDI इंडिया की पोजीशन पूछेंगे 130। क्या पूछेंगे? फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे कौन है? मैंने केवल आपसे एक पूछा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? आइसलैंड। बिल्कुल 100%। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। चलते हैं। पिछले दशक में 302 मिलियन भारतीय गरीबी से क्या निकले हैं? बाहर। दशक का मतलब होता है डिकेड। क्या होता है? डिकेड। इतने लोग गरीबी से बाहर निकले। इसमें आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स को अंडरलाइन करना है, और यहाँ पे कुछ कमेटियां लिखनी है। ध्यान से सुनने, यहाँ पे कमेटियां लिखी है, और क्वेश्चन जो आएगा 2011-12 में गरीबी की दर कितनी थी बेटा? 34.7। इसको ये लिखेंगे, और 23-24 से इसको कंपेयर करवाएगा वो 10.5। ये लगेंगे आपके बैंक में, SSC में, इको के। वो कहेगा आज के 10 साल पहले 11-12 में कितनी थी? 34.7, जिसको घट के कितनी हो गई? 10.5 हो चुकी बेटा, 10.5। ओके। और देखिएगा ये भी है, गरीबी की तीव्रता को दर्शाने वाला गरीबी का अंतर 11-12 में कितना था? 18.4, और ये गिर के कितना हो गया? 10.2। और इसके लिए कुछ कमेटियां लिखिए प्लीज। कमेटियां परमानेंट आती है जो यहाँ पर है, देखिएगा। पहले तो 302 मिलियन कर देना जो बाहर हो गए। फिर पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, गरीबी को मापा जाता है कैलोरी से। शहरी क्षेत्र में कितनी चाहिए? 2100। ग्रामीण में 2400 बेटा। ग्रामीण में कितनी होती है? क्योंकि गांव वाला ज्यादा कैलोरी चाहिए न्यूट्रिशन, और शहर वालों को न्यूट्रिशन कम, क्योंकि हार्ड वर्क कौन करता है बेटा? रूरल एरिया। और अर्बन एरिया वाले क्या करते हैं? कम। तो 2400-2100 आज भी पूछते हैं, आज भी परमानेंट यही है कि भोजन की आवश्यकता, न्यूट्रिशन कितना मिलना चाहिए? 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है बेटा, वो इनकी कमेटियां पूछता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन SSC में लगा था, अलग कमेटी कब आई थी? ALAGA अलग कमेटी आई थी 1977 में, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद लक्कड़वाला कमेटी आई थी 1989 के अंदर। ये क्वेश्चन आता है लक्कड़वाला कमेटी का संबंध किससे है? तो आपको गरीबी लिख के आना। 1989 बोले तो राजीव जी गांधी।
और यहाँ बोले तो श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी लगभग मैं कहता हूँ जाने का समय आ गया था, और कौन आ गए थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, आपको ध्यान हो तो एक बहुत ही बड़ा 2 साल तक हमारे देश के ऊपर क्या लगा था? आपातकाल 352, जिसका विरोध करा था बिहार के एक लोक नायक ने, जिसको हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने एक क्रांति लेके आए थे, उस क्रांति का नाम था संपूर्ण क्रांति। क्या नाम था? संपूर्ण क्रांति। उस समय अलग बन गए थे। तेंदुलकर सर आए थे 2005 और 2009, उस हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर रंगराजन सर आए थे 2012 से 2014, उसमें भी हमारे पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बड़ी कमेटियां हर बार लगती है, अलग कमेटी, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और लक्कड़वाला कमेटी। इनका संबंध किससे है? गरीबी के अलावा मतलब क्या है ना? गरीबी। जैसे हम बैंक में नर्सिंग कमेटी बोलते ना, बैंक में अधिकतर क्या लिख के आना? नर्सिंग। और यही यदि सपोज कीजिएगा इंश्योरेंस में आ जाए तो मल्होत्रा, क्या करना है? मल्होत्रा। और हैंडीक्राफ्ट में आ जाए बेटा तो मीरा सेठ। ये मीरा सेठ कमेटी बहुत पूछते हैं बेटा, सबसे ज्यादा पूछते हैं। हैंडीक्राफ्ट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी कमेटी आई? मीरा सेठ कमेटी। ठीक है, आशा कर रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है क्या? पक्का डन। ओके, मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। लगेगा टॉल लगेगा। क्रिकेट हम कह सकते हैं खेल कोई सा भी हो, खेल भावना से खेलो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे हॉकी हो, या कोई सा भी गेम हो। यदि कोई खिलाड़ी नशीली दवाओं का सेवन करके खेलता है खेल तो गलत है। उसके लिए 2 बड़ी एजेंसियां होती है, नाडा और वाडा। पहले नाडा वाडा को देखेंगे। नाडा कहलाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा में वर्ल्ड लग जाता बस, और कोई चेंजेस है ही नहीं। वो इंटरनेशनल लेवल पे देखती है और ये नेशनल लेवल पे। क्वेश्चन आता है नाडा वाडा क्या है? डोपिंग टेस्ट एजेंसी, जो कि कहती है आपको खेल को खेल की भावना से खेलो, आप किसी प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन करके गेम नहीं खेल सकते। फेयर प्ले होना चाहिए। कैसा प्ले होना चाहिए? फेयर प्ले। उसके लिए एक बिल को अभी अमेंडमेंट करा लोकसभा के अंदर, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एंड नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। और कौन नजर आ रहे हैं? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख जी मंडाविया, पता होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे नाडा और वाडा की फुल फॉर्म आनी चाहिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो फेयर प्ले के लिए कहती है। इसमें पहले से थी 2022 तो था, उसमें अमेंडमेंट करके इसका नाम क्या कर दिया बेटा? 2025। ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले इसका नाम क्या था? 2022, अब बढ़ा के क्या कर दिया बेटा? 2025। डाउट क्लियर है क्या? ओके, इसका मतलब क्या होता है? फेयर प्ले। क्या होता है? यदि उल्लंघन करते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। पता है क्यों कर रहे हो? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दैट 2030 में कॉमनवेल्थ कर रहे हैं हम अहमदाबाद। जो तैयारियां चल रही है, आप जाइए गुजरात में जो अहमदाबाद में तैयारियां चल रही है कॉमनवेल्थ की, और नेक्स्ट बिड प्राइज हम लगा रहे हैं ओलंपिक के लिए। किसके लिए? ओलंपिक के लिए 2040। ये 2030 और 2040 जिंदगी भर तक याद रहेगा। 30 में कॉमनवेल्थ करा रहा है भारत, और जगह फिक्स हो चुकी है। हाँ? नहीं, 26 तो ग्लासगो में बेटा। 26 कहां है बेटा? ग्लासगो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी जो भी गलतियां होगी वो मैं सही कराऊंगा, मैं इसी के लिए तो बनाऊं बेटा। और यह आपका बड़प्पन है कि आप क्लास में बैठ के मुझे, नहीं तो 1.5-2 घंटे की क्लास में रुकियत हो जाती है। बता रहा हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग? सच है या झूठ है? लेकिन आप 1.5-2 घंटे से अपनी समय बांध के रखते हो तो कोई ना कोई तो चीजें अलग बताते हो ना सर, और वही कैप्टन कूल कहलाता है। ठीक है, ध्यान दो बेटा, और किसी को नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हमें 2025 एंड करना है, कि 2025 का सूखा खत्म करना है बेटा। समझ गए आप? गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इसके लिए आप पूरा एफर्ट करो। मैं इस बात का आपको इस मंच से फिर कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं जी जान लगा दूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। अभी कुछ दिनों बाद आपके इसी मंच से कह रहा हूँ, बैंकिंग के नोट बन के तैयार, जिसकी मैं तैयारी लगभग पिछले 6 महीने से कर नहीं पा रहा था, और फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बच्चों को बैंकिंग की भी सख्त जरूरत है, और लगभग मैं उन्हें उसके 1/4 कंप्लीट कर दिए। ये सच्चा ईमानदारी इस मंच में, 3/4 बाकी है, और 3/4 में मुझे चाहिए 4-5 दिन, 5-6 दिन, 7 दिन मान, 7 दिन में कंप्लीट करके मैं सर को दे दूँ, अगले वीक तक पूरे कंप्लीट। फिर उसके बाद आ गया मिडमेट, फिर वापस स्कूटनी, उसके बाद फिर बैंक को कौन पढ़ाते हैं सर या मैं, पता नहीं चलता, ये आपको जरूर पढ़ाया जाएगा बैंक। ठीक है, और यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा कि मुझे मौका दिया गया, क्योंकि बैंकिंग में काफ़ी कुछ
मुझे पुराना याद है, नया जब आपको पता चल जाएगा ये करंट अफेयर्स, तो आपको एसोसिएट करने में क्या आएगा, मजा। ये तो एसोसिएट करने में मजा नहीं आएगा, पुरानी क्या बातें थी और नया क्या चेंजेस हुआ। प्लीज फटाफट देखेंगे। तो इसमें 2022 की जगह क्या करके आएंगे बेटा, 2025। पहला क्लियर। तो इसका नाम पूछेगा वो, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एंड नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, ये है बेटा। अब 2022 से क्या बन गया, 2025। ये लगेगा इनकम टैक्स में चेंजेस। चलिए एक अच्छी चीज पढ़ाते हैं। सबसे पहले चलते हैं जेम्स विल्सन की तरफ। कहां चलते हैं, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को इनकम टैक्स का फादर कहा जाता है। परमानेंट क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स के फादर जेम्स विल्सन। आई अगेन रिपीटेड माय वर्ड, जब भी आप कोई सा भी इंडियन का कॉम्पिटिशन टैक्स के फादर पूछते हैं होते जेम्स विल्सन। एग्जाम में भूल जाओ तो याद करने का तरीका मैं बताऊं, कभी नहीं भूलूं। सर देखो मेरे पास बहुत सारे इनकम थे, जाते जाते मेरी विल किसके नाम ट्रांसफर कर गया, सन। और वो मेरा जो विल है जो मैंने सन को दी, मैं 60 साल का रिटायरमेंट हुआ, 18 साल की उम्र में लगा, इससे पहले तो कमा ही नहीं सकता ना। और 60 साल के रिटायरमेंट होते ही मेरी विल किसको देके चल गया, सन को। वो केवल जेम्स की गोलियां खाता है, उससे क्या खाता है, जेम्स की गोली। ये कभी लाइफ में भूल सकते हो क्या। सर ने इनकम कमाना कब से स्टार्ट करी, 18, रिटायरमेंट कब हुआ, 60, और विल किसको लिख के गए, सन को, और वो क्या खाता है, जेम्स की गोलियां। तो ये जेम्स विल्सन कहलाते हैं फादर ऑफ द इनकम टैक्स 1860। 18 डायरेक्ट टैक्स है बेटा, कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट। पहले चलता था 1960, नया नाम आपके सामने 2025। क्या चेंजेस हुआ, सबसे पहला चेंजेस, अब ये लफड़े गए, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अब तो जो टैक्स ईयर है वही क्या होगा, असेसमेंट। जिस साल कमाओगे उसी साल टैक्स। क्लियर है। पहले क्या होता था, पिछले साल की तो कमाई और इस साल का टैक्स। प्रीवियस ईयर चलता था प्रिसेंडिंग ऑफ 1 ईयर, 1 अप्रैल, जैसे अभी बताऊं तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। और फाइनेंशियल ईयर क्या चलेगा मेरा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। तो बच्चे कंफ्यूज होते थे, एक तो ये हटा दिया, सबसे बड़ी तो चीज ये कर दी। और प्लस सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये किया गया कि सेक्शन बढ़ा के इसको बिल्कुल सॉफ्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो ऑनलाइन गेम है पहले उसकी इनकम को काउंट नहीं किया जाता था, अब ऑनलाइन जो भी है उसे क्या किया जा रहा है, काउंट, उसके ऊपर भी क्या लग रहा है, टैक्स। और वो 2 रिग में अभी भी है ना, तो ताकि हमारा इनकम टैक्स ग्लोबल इनकम टैक्सेशन हो जाए। देखो पहले हमारी जो थी ना वो लिमिट थी इंडिया, अब हमारी इनकम की लिमिट क्या होगी, ग्लोबल। और पुराना वाला जो हमारा इनकम टैक्स था उसमें कोई ग्लोबल इनकम का इतना था ही नहीं, और था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको क्या किया गया, इजी। क्योंकि आजकल लोग अपन देखते हैं ना ग्लोबल इनकम को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उससे टैक्स कैसे लिया जाए, ये कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन आएगा, हाल ही के अंदर नया बिल जो है 2025 हो चुका है, जो पहले था 1961। और सेकंड क्वेश्चन मेरा हो रहा है, ध्यान से सुनना, सेकंड और आएगा। लोकसभा ने पास कर दिया इसको, और निर्मला जी सीतारमन, ये टैक्स नंबर कौन सा कहलाया, 2। क्या कहलाया, 2। और पहला ये करना, एक ये मर्चेंट वाला, ये भी लगेगा। राज्यसभा में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 आ गया, और पहले कौन सा एक्ट कहलाता था, 1958। अब पिछली बार अपन ने शिपिंग करा था, याद है, शिपिंग जो था 1925, क्या था, 1925, 100 साल पहले, और उसका बढ़ के क्या हो गया, 2025। देखो यही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया, पुराने लॉ में अमेंडमेंट कर लो। अमेंडमेंट कैसे होगा, पार्लियामेंट पास करेगी। पार्लियामेंट कौन से करेगी, दोनों, जब इसके सेशन होंगे। जैसे अभी ये मानसून सत्र जो खत्म हुआ, वुड यू बिलीव, इसमें काफी सारे तो 3-3 मिनट में हो गए पास, इतने ज्यादा अमेंडमेंट हुए, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए, जबकि 36 घंटे ही चलाए। और 36 घंटे के अंदर भी आप ये चीज नोट करो, 4-5 घंटे की तो वो थी ऑपरेशन सिंदूर, उसके बावजूद ध्वनि मत से पारित हो गए सबके सब। पुराने एक्ट को खत्म करके नए एक्ट बनाए गए, बन रहे हैं। इसमें अंडरलाइन करेंगे प्लीज, 1958 से 2025। और ये गोवा राज्य वाला लगता है, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनरीक्षण 2025। और एक मणिपुर का, मणिपुर में जीएसटी का भी हो गया बेटा 2025। वहां पे क्या चल रखा, अभी प्रेसिडेंट रूल्स, अभी प्रेसिडेंट रूल चल रहा है ना मणिपुर में, बिल्कुल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, क्या है, इम्फाल। और वहां पे कौन सी 2 बड़ी ट्राइब्स रहती है, कुकीज और मेटीज, कुकीज और मेटीज। अब बताइए 1958 इज द राइट, मर्चेंट शिपिंग कौन सा था, 1958। नया नाम क्या हो गया बेटा, 2025। निर्मला जी सीतारमन, ध्यान से सुनना,
लॉन्गेस्ट पीरियड अब फाइनेंस मिनिस्टर में आने वाली है, आई नहीं है अब तक। मोरारजी देसाई के नाम है। किसके नाम है? मोरारजी देसाई। 10 टाइम। कितने टाइम? 10 टाइम। और मोरारजी देसाई के समय डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन। और पहले नॉन कांग्रेसी सीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद लगेगा बेटा बहुत सही करा है, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, जिनके अंगूठे के निशान नहीं आते, जिनके आंखों की रेटिना नहीं आती है, कोई भी वजह हो सकती है, ऑपरेशन करा रखो। कारी का ऑपरेशन कहते हैं ना, रेटिना का, मोतियाबिंद, उसके चक्कर में फिर उनकी आंखें भी कैच नहीं होती है और थंब इंप्रेशन भी नहीं आता है। तो आखिरकार ये सही करा आपने, आधार फेस ऑथेंटिकेशन कर दिया है बेटा, ये सर्विस ऐप जारी कर दिया है, जिससे पता चल जाएगा ये बंदा वही है या कोई दूसरा है। क्या क्या चेंजेस हुआ इसको देखते हैं। आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने रिकॉर्ड 200 करोड़ लेन देन को पार कर लिया है बेटा। ये 10 अगस्त 2025 की बात है। कौन सी अगस्त? 10 अगस्त की। ठीक है, 2024 के मध्य तक 50 करोड़ थे और अभी कितने हो गए? 200 करोड़। 5 महीनों में 100 करोड़ से ज्यादा हमने आधार ऑथेंटिफिकेशन कर लिया। फेस कौन सा कर लिया बेटा? फेस। ये माइलस्टोन है। और यूआईडीए के सीईओ को अंडरलाइन कर ले, भुवनेश कुमार। कौन आते हैं? भुवनेश कुमार। और यूआईडीए की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 2009 के दिन बना, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, नंदन नीलकर्णी इसके हेड है। और यहाँ पे लिख के आया कि कोल्हापुर की पहली महिला को जो आधार कार्ड मिला था, संजना, नाम संजना आएगा, संजना तोसावड़े, जो भी XYZ अपन को नहीं देखना, अपन को संजना राइट कर चेक करें। मैं संजना के साथ जाऊंगा। पहला जो आधार कार्ड मिला, गीता देवी को तो बाद में मिला होगा कोई बड़ा वाला, पहला तो संजना को मिला था। संजू या संजना, कोल्हापुर की। पहला आधार कार्ड किसको अलॉट किया? बढ़िया है ना, खुद की मेमोरी भी पता चल जाती। हाँ, जो भी है, संजना रंजना बात एक ही है भाई। मेरी वाइफ संजना है तो ये साली मान लो कौन है? रंजना। मैंने तो ट्रिक ये बना रखी है। क्या ये कोल्हापुर की है क्या? हाँ, बिहार कहाँ की है? कोल्हापुर कहाँ की है? रंजना तोसावड़े, क्या नाम है? महाराज कोल्हापुर, कोल्हापुरी है। सोनावाड़ी, बिल्कुल राइट है, लगा हुआ क्वेश्चन है। श्योर है, रंजना सोनावाली। हाँ, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, कोल्हापुर। हाँ, जो भी नाम है XYZ, हमने तो ऐसे याद कर रखा, हमारी पत्नी की बहन को मिल रखा है। हमारी पत्नी का नाम संजना और उसका नाम ऐसे होता है सीता और गीता, तो ऐसे होता है रंजना और संजना। तो हमने तो हमारे दिमाग में लगभग हम सही जगह आ गए। वहां रंजना होता तो हमारा आंसर क्या होता? सही जाता ना। बताइए, रंजना आता तो संजना रंजना मिलता जुलता नाम, पुखराज सर का आंसर क्या जाता? सही। पता भी चल गया। चलिए, क्या में राइट किसको कर कहेंगे? चलिए, फुलफिल कराएं प्लीज। ओ भैया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना? RBI कब बना? बाकी के मैं लिख रहा हूं, सुने। 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 2015। अब ये भी देखा है 2009। 28 किसका आता है जी? 28 जनवरी। 28 जनवरी क्या आता है हमारे देश में? हिंट दे सकता हूं, हिंट दे सकता हूं। मेरी पगड़ी के ऊपर पड़ी एक एक लाठी, लाला लाजपत राय। 28 जनवरी, ठीक है, डिनोट होना चाहिए बेटा। सेबी 1988 एज वेल एज 1990 लीगल दर्जा। यहां किसको ऐड करके आएंगे? मुंबई, ये न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली, ये मुंबई। अब इनके तीनों को करें, बताएं। यहां पे तुइन कांता, TK पांडे, भुवनेश्वर कुमार। चल जाएगा, चल जाएगा। नंदन नीलकर्णी और भुवनेश्वर कुमार, दोनों चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, मोदी जी PM चेयरमैन साहब। वाइस PM, वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमन के बेरी, PVR सुब्रमण्यम। राइट है बेटा। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के? और डिप्टी गवर्नर में चौथे नंबर की गवर्नर कौन? और अभी कुछ दिनों पहले जो डायरेक्टर बनी उस महिला का नाम? यदि ऐसे नहीं, वो एग्जैक्ट जाना चाहिए। किसको बनाया गया? अग्रवाल। किसको बनाया गया? निधि अग्रवाल। ठीक है, 1 + 4 + 15, टोटल कितने होते हैं? 30।
आरबीआई में 1 + 4 + आपका 15, टोटल कितने 20। आज का लास्ट एंड फाइनल। चलते लास्ट पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ की फुल फॉर्म आ रही है और कुछ नहीं, एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को बोलते हैं स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स। ये लॉन्च कर दिया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, मिस्टर कौन है हेल्थ मिनिस्टर हमारे, जेपी नड्डा। लेकिन यहां पे जो करा वो स्टेट वाले ने करा, श्रीमती पुण्या सलीला श्रीवास्तव, इन्होंने वर्चुअली करा बेटा। श्रेष्ठ इंडेक्स है डॉक्टर राजीव सिंह के साथ में, रघुवंशी के साथ में, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। 100% लगते हैं ऐसे क्वेश्चन आता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ये लगते हैं बेटा। ये पहला अपनी तरह से एक पारदर्शी आंकड़े हैं जो यहां पे लिए जाएंगे। फुल फॉर्म आएगी इसकी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स, ठीक है। ये क्या गया जिसमें राज्य के दो अलग अलग होंगे, एक जगह तो कौन से होंगे मैन्युफैक्चरिंग, और एक जगह क्या आएंगे बेटा प्राथमिक वितरण, दोनों को दिया जाएगा। और आरजीएचएस का आज बहिष्कार हो गया, आपको पता ना, प्राइवेट वालों ने क्या कर दिया, बायकाट कर दिया। अब आरजीएचएस प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ को इसको राइट करके करेंगे, इसकी फुल फॉर्म आ रही है, क्या करके आओगे बोलो, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस एंड टेस्टिंग हब। आज के लिए इतना करें, क्यों, कल मिलते हैं सही समय पे। जय हिंद और जय भारत।